स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले वेलकम यू ऑल टू योर मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट बिलवेड लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली। कॉमर्स इजीली के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आप जुड़े हैं मेरे साथ किस मकसद से। मकसद है हमारा जो अभी तक चला आ रहा था, दैट इज वन शॉट, यानी एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर करके दे देना। अभी तक आप लोगों ने वन शॉट में काफी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। मैं कह सकता हूं कि आपका पार्ट ए जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट ए बोले तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं वन शॉट में ही। एक ही लेक्चर में आपने सारे चैप्टर्स स्टडी कर लिए थे। अब आ गए हैं हम पार्ट बी पे। पार्ट बी बोले तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी हां, वो 20 नंबर जो सिर्फ 20 नंबर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट 20 नंबर है भाई। मेन एग्जाम में तो 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा, साथ में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वहां पे भी इन 20 मार्क्स की बहुत ज्यादा अहमियत होने वाली है। तो कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ वन शॉट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं हम क्या? आज आपके लिए लेके आया हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, पार्ट 1। पार्ट 1 में हम आज क्या क्या देखने जा रहे हैं उसका एक क्विक समरी मैं बता देता हूं। तो पार्ट 1 ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में हम देखने जा रहे हैं कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या क्या, व्हाट कंस्टिट्यूट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ अ कंपनी। और जैसा कि आपको पता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके के कि भाई ये आइटम कंपनी की बैलेंस शीट के कौन से हेड के कौन से सब हेड के अंडर आता है। These are the kind of questions that are asked from the part B. Part B से आप देखेंगे जिस तरीके से आपसे MCQs पूछे जाते हैं, वो MCQs कुछ इसी तरीके के होते हैं कि भैया ये बता दीजिए कि ट्रेड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के कौन से साइड कौन से सब हेड के अंडर आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाएगा, विच हेडिंग एंड विच सब हेडिंग। These are the kind of questions that are asked from this chapter. तो आज के अपने इस पूरे सेशन में कोशिश यही रहेगी कि इस तरह के सभी सवालों के जवाब आप लोग दे सकें। तो विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पार्ट 1। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहला काम हमारा क्या आता है? What we first need to understand is आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो हैं क्या? तो क्या होगा आपका जवाब कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली क्या होते हैं? तो देखिए जरा हम यहां आपको क्या बता रहे हैं। पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी दैट डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो भी आपने बिजनेस एक्टिविटीज करी हैं उसके चलते आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और रिजल्ट यानी परफॉर्मेंस क्या रही है। एक अकाउंटिंग पीरियड में बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज आपने कंडक्ट करी होंगी, उन बिजनेस एक्टिविटीज का नतीजा क्या रहा, क्या फल निकला उस सब का, कहां हैं आप, क्या पोजीशन पे हैं आप, ये जो स्टेटमेंट्स आप तक ये जानकारी पहुंचा सकें, ये कहलाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले आती है जी आपकी बैलेंस शीट, जो कि आपको बताती है आपकी पोजीशन, करेक्ट है। देन यू हैव द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो आपको बताता है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहां तक आपको सबको पता है। इसके आगे एक चीज आती है आपके नोट्स टू अकाउंट्स। व्हाट आर योर नोट्स टू अकाउंट्स? सर कभी कभी बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में और अधिक जानकारी हमें देनी होती है। तो ये और अधिक जानकारी हम बैलेंस शीट में डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम अपने दर्शकों को यानी बैलेंस शीट देखने वालों को हम ये कहते हैं कि भैया नोट्स टू अकाउंट्स चेक करो। जो भी जिस भी चीज का एक्सप्लेनेशन मैं बैलेंस शीट में क्लियर कट फॉर्मेट में नहीं दे पा रहा हूं, एक्सपेंसिव तरीके से नहीं बता पा रहा हूं, वो मैं कहां मेंशन करूंगा? इन माय नोट्स टू अकाउंट्स। सो प्लीज रेफर द नोट्स। हम ऐसी बात करेंगे अपने व्यूअर्स से, या जो हमारे इवैल्यूएटर्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनको हम ये जानकारी देते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है, आपको बनाना सिखाया भी जा रहा है ना।
आपको बताया जा रहा है किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। दिस शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू 3 मेजर एक्टिविटीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी एक्टिविटीज को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन 3 कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, उसकी जानकारी देता है आपको आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट और होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट माना जाता है। वन ऑफ देम इज विच वन? एक होता है जी आपकी बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगे, बताएंगे कि भैया इसमें और क्या क्या आना है। एंड यू हैव द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो ये बताते हैं कि जो कुछ भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिटेल्स दी गई हैं, जितनी उन्हें जानकारी है और जितनी उनकी नॉलेज है, विच इज अ वेरी वास्ट नॉलेज, तो उस नॉलेज और उस जानकारी के अनुसार जो कुछ डिटेल्स इन 4 स्टेटमेंट्स में दी गई हैं, वो टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज आर ट्रू एंड फेयर, यानी सच्ची और एकदम फेयर, यानी निष्पक्ष, यानी एक तरह से सेफ फ्रॉम बायस, किसी भी तरह का झूठ नहीं है। तो एकदम सच्ची रिपोर्ट इस बिजनेस की दर्शाई जा रही है, वो इन 2 रिपोर्ट्स के थ्रू आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। तो एसेंशियली ये 6 रिपोर्ट्स हैं जिन्हें मिला के, या 6 स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें मिला के हम बोलते हैं दीज आर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस वुड बी नंबर 5 एंड दिस वुड बी नंबर 6। ठीक है जी, चलिए अब यहां तक जब हमने देख लिया है, हम जानते हैं कि सर कौन कौन से तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो अभी जो हम एनालिसिस करवा रहे हैं आपका, वो इन 3 को मिला के बनाया हुआ है। द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 1 इज where we analyze the balance sheet, the statement of profit and loss and the notes to accounts. Cash flow, like I said, आपके कोर्स में अलग से सेपरेट चैप्टर है, तो वो टूल्स हैं। These are all tools. These are financial statements. The cash flow statement and the रेशो, अकाउंटिंग रेशो जो है वो टूल्स हैं जो मदद करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने पीछे देखा कि भाई कंपनीज एक्ट की बात करी सर, है ना, तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट का एक है शेड्यूल 3 पार्ट 1, जिसके हिसाब से अब नया फॉर्मेट आ गया है आपकी बैलेंस शीट का। आपकी बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है, दिस इज नोन एज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। सबसे पहले जो चीज आपको गौर फरमानी है वो ये है कि दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल क्यों? क्योंकि डिटेल्स अब ऐसे आ रही हैं। आपने अभी तक 11th क्लास में देखा, इवन 12th में भी जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, वहां तक भी आपने ये देखा था, द बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। यू हैड लायबिलिटीज ऑन वन साइड, असेट्स ऑन द अदर साइड। अभी तक आप इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 ने वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट निकाल के दिया, जहां पे उन्होंने क्या शुरुआत करी, उन्होंने बोला सबसे ऊपर हम लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दोनों डेटा होगा, यानी इस साल के भी फिगर्स होंगे हमारे पास और लास्ट ईयर के फिगर्स भी होंगे कोरेस्पॉन्डिंग टू दीज आइटम्स। देन यू हैव योर नोट, जैसा अभी पीछे आपको बताया मैंने, नोट्स टू अकाउंट्स। कोई आइटम है बैलेंस शीट का जो यहां पे आप बता नहीं पा रहे हैं, ऑब्वियसली इतनी सी जगह में क्या क्या लिखेंगे, लेकिन इसमें डिटेल आपको बहुत सारी बतानी है। वो डिटेल आप कहां बताएंगे? आप यहां पे नोट बनाते चलेंगे कि भाई इसके बारे में पता करना है, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 देख लो, पता चल जाएगा। इसी के साथ अब ये आप देखेंगे, दिस इज द फॉर्मेट दैट यू नीड टू फॉलो। तो अब सबसे पहले आपका हेडिंग आता है विच इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक हेडिंग देखते जाते हैं। पहले आती है जी शेयर होल्डर्स फंड, देन यू हैव योर नॉन करंट लायबिलिटीज, देन यू हैव योर करंट लायबिलिटीज। एवरी मेजर हेड, दिस इज द मेन हेड। मेन हेड क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड योर असेट्स, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? A is equals to L plus C, where C is equity. In case of a company, जो कैपिटल होती है वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। आप जानते हैं ये बात, तो इसीलिए यहां हमने क्या बोला, C and L, ये किसके बराबर होगा? A के बराबर। तो यहां पे 2 मेजर जो ग्रैंड हेड्स हम बोल सकते हैं, ग्रैंड हेड्स क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड द सेकंड ग्रैंड हेड वुड बी असेट्स। देन यू हैव मेजर हेडिंग्स। मेजर हेडिंग्स कितनी आई? आपके पास है शेयर होल्डर फंड, आपके पास है नॉन करंट लायबिलिटी एंड यू हैव करंट लायबिलिटी। सो 3 मेजर हेड्स एंड देन यू हैव सब हेड्स विद इन दोज हेड्स। शेयर होल्डर फंड, द मेजर हेड हैज 2 सब हेड्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट? देन यू हैव द नॉन करंट लायबिलिटीज। The second major head has 4 subheads,
long term borrowing, deferred tax liability, other long term liabilities and long term provisions. Then you move ahead with the third major head, current liabilities. It again has 4 subheads. 4 सबहेड्स कौन से? ऊपर जो नॉन करंट के थे उसी का छोटा टर्म है, ये देख सकते हैं आप. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स आपके क्रेडिटर्स, आपके बिल्स पेबल. देन यू हैव योर अदर करंट लायबिलिटीज, यहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज था, यहां पे अदर करंट लायबिलिटीज आएगा. देन यू हैव लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की तरह शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ठीक है, तो ये सब कुछ ये हुआ आपका लायबिलिटी साइड. वी मूव अहेड, हमारे पास आता है हमारा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द असेट साइड. जो मेजर हेड है हमारे पास, या ग्रैंड हेड जैसा बोला, ग्रैंड हेड है आपका असेट. उसमें मेजर हेड्स क्या आते हैं? यू हैव नॉन करंट असेट एंड यू हैव करंट असेट्स. वहां पे 3 मेजर हेड्स थे क्योंकि इक्विटी भी इन्वॉल्व था, तो हम शेयर होल्डर्स फंड भी दिखा रहे थे. यहां पे 2 मेजर हेड्स हैं, जैसे वहां पे नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज था, असेट साइड पे आ जाते हैं नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स एज द मेजर हेड्स. दे हैव सब हेड्स. ऑब्वियसली सब हेड्स में क्या क्या आता है? नॉन करंट में आपके आते हैं फिक्स्ड असेट्स विच अगेन हैज सम bifurcations. You have tangible, intangible, capital work in process and intangible assets under development. Non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets. And current assets में इनका छोटा format. Non-current के बदले current investment आ गए, inventories आ गई, which is your stock. You have your trade receivables, आपके debtors and bills receivable. You have cash and cash equivalents, cash और बैंक का जो balance है. You have short-term loans and advances and other current assets. जैसे यहाँ long term है, यहाँ short term होगा, यहाँ other non-current asset है, वैसे यहाँ other current assets होंगे. समझे? तो ये तो आपके ग्रैंड हेड्स, मेजर हेड्स और सब हेड्स की बात आई. अब मुद्दा आता है इनके बारे में और बेहतर तरीके से समझने का. ठीक है, तो अब इनको समझते हैं जरा कि हम यहां पे क्या क्या देखते हैं. तो सबसे पहले द फर्स्ट ग्रैंड हेड दैट वी अंडरटेक इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपका ग्रैंड हेड है. उसके अंदर पहला मेजर हेड हमारा आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड. अब शेयर होल्डर्स फंड बोले तो क्या? शेयर होल्डर्स फंड मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने दिया है, साथ ही साथ वो पैसा भी जो कायदे से शेयर होल्डर्स का ही होता है. समझिएगा इस बात को. वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने दिया है, विच मीन्स योर शेयर कैपिटल, बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, दोनों आपकी शेयर कैपिटल है. एंड दूसरी बात मैंने क्या कही? वो पैसा जो शेयर होल्डर का होना चाहिए था, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने बचा के रख लिया है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स को हम इस सब हेड में इंक्लूड करते हैं. यू हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस एज द सेकेंड सब हेड ऑफ द मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड. तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं. हम पहले सब हेड को देखते हैं, विच इज आपका पहला सब हेड है जी शेयर कैपिटल. जी हां, तो पहला सब हेड हम क्या देख रहे हैं? पहला सब हेड आ रहा है आपका शेयर होल्डर्स फंड. द मेजर हेड दैट वी हैव, द मेजर हेड इज शेयर होल्डर्स फंड, है ना. उसमें सब हेड क्या आता है? सब हेड आता है सर शेयर कैपिटल. जी हां, सो द सब हेड दैट वी हैव इज शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? तो यहां पे समझिएगा, दिस इज द फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट कि शेयर कैपिटल किस तरीके से डिपिक्ट करी जाती है, किस तरीके से दिखाई जाती है. तो क्या बात आई? शेयर कैपिटल के कुछ सेगमेंट्स होते हैं. सबसे टॉप सेगमेंट होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू स्टडीड इन बिजनेस स्टडीज एज वेल. जब आप कंपनी का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं, एक कंपनी किस तरीके से बनती है, वहां पे आपने ये देखा है कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिनका मतलब होता है, जिन्हें बोला जाता है शेयर्स. राइट. हमने ये भी देखा कि उन शेयर्स को मिला के कुछ कैटेगरीज में बताया जा सकता है, बांटा जा सकता है, जैसा कि अभी हमारे सामने दिख रहा है. द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज नोन एज द ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक. क्या हुआ? मैक्सिमम कैपिटल. maximum capital a company can raise from the public.
कहने का मतलब किसी भी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा क्या कैपिटल हो सकती है जो वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मेंशन करके चलती है। कोई भी कंपनी, एनी कंपनी व्हेन इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, व्हेन इट्स ट्राइंग टू गेट इनकॉर्पोरेटेड, जब वो रजिस्टर होने की कोशिश करती है तो उस समय उसे मेंशन करना होता है व्हाट इट्स ऑथराइज्ड और द रजिस्टर्ड और द नॉमिनल कैपिटल इज गोइंग टू बी। तब ये बात निकल के आती है कि भाई ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कितनी होगी, जितनी आप सोच सकते हो, मैक्स टू मैक्स, जो आपको अपनी पूरी कंपनी के लाइफ टाइम में जितना सबसे ज्यादा पैसा काम आ सकता है, दैट इज व्हाट ऑथराइज्ड कैपिटल इज। देन वी मूव अहेड, हमारा अगला जो कैपिटल का कैटेगरी आता है दैट इज इशूड। तो इशूड का मतलब क्या हुआ, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल issued to the general public, part of authorized capital issued to public। ऑथराइज्ड वो कैपिटल है ज्यादा से ज्यादा जो पैसा आप पब्लिक से मंगवा सकते हो, उसका कितना हिस्सा आपने मंगवाने की कोशिश की वो हो गया जी इशूड कैपिटल। तो सबसे टॉप पे हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, उससे नीचे हमारी इशूड कैपिटल, यानी जो हमने पब्लिक की तरफ दे दी। हमने पब्लिक को कहा कि हाँ भाई आप जरा इस कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या खरीद लीजिएगा, या हमारे जो शेयर्स हैं उन्हें परचेस कीजिएगा। देन वी कम अप विथ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसमें दो कैटेगरीज आती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुई, सबसे पहले इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब बोले तो जिसके लिए पैसा दिया, सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जिसके लिए पब्लिक ने पैसा देने की ठानी, जिसके लिए पब्लिक पैसा देने का मान गई है, दैट इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। नाउ सब्सक्राइब्ड हैज टू पोर्शंस, फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो समझिएगा बात को, 10 रुपए के शेयर पे पूरा 10 रुपए मंगवाया जा चुका है और पूरा का पूरा मिल चुका है, तो वो इस कैटेगरी में आता है कि हमने पब्लिक को इशू करा था 1000 शेयर्स फॉर 10 रुपीज ईच। तो पब्लिक ने 1000 शेयर सब्सक्राइब करे, 1000 के लिए हमारे पास पैसा आया। कैसे, जो 10 रुपए हमने मंगवाए थे वो पूरे के पूरे 10 रुपए हमारे पास आ गए हैं। दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सेकेंड कैटेगरी है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, विच मीन्स हमने 1000 शेयर इशू करे थे 10 रुपए के, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ 8 रुपए ही मंगवाए हैं, सबने 8 रुपए जमा करा दिए, हमारे पास 8000 रुपए आ चुके हैं 1000 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से। तब भी वो है नॉट फुल्ली पेड अप। व्हाई? बिकॉज हमने अभी तक 2 रुपए रेज नहीं करे हैं, हमने 2 रुपए कॉल नहीं करे हैं, हमारे पास पैसा आया नहीं है, अभी 2000 रुपए आने बाकी हैं, सो इट इज नॉट फुल्ली पेड अप। या फिर मान लीजिए हमने मंगवा तो 10 के 10 लिए थे, लेकिन 1000 में से कोई एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने 2 रुपए अभी नहीं दिए, यानी हमारे पास 200 रुपए आए नहीं है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कैसे, उसमें से हम लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं, ऐसा आप देखेंगे ब्रैकेट में कई बार ईयर आपको लिखा हुआ दिखेगा। इस ईयर का मतलब पता है, इस ईयर का मतलब यह है कि इस साल के बोर्ड अटेम्प्ट में आपसे यह सवाल पूछा गया है कि कॉल्स इन एरियर को कंपनी की बैलेंस शीट में कहां डिपिक्ट करके दिखाया जाता। तो आपका आंसर क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड में, जो मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसके सब हेड शेयर कैपिटल में कहां, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से लेस कर देंगे हम कॉल्स इन एरियर को, ये आपको मेंशन करना होगा। एंड यू एड द अमाउंट जो आपका शेयर्स फॉरफिटेड का होता है कि भाई किसी ने पैसा नहीं दिया था, आपने उससे उसके शेयर वापस ले लिए, तो वहां पे जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हमारे पास अमाउंट बचता है, री इशू कर दिया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आप यहां पे ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है जी, तो ये डिपिक्शन है आपका पहले पार्ट का। लाइक शेयर होल्डर्स फंड आपका हेड है, सब हेड शेयर कैपिटल, कैसे शेयर कैपिटल डिपिक्ट करी जाती है ये अभी मैंने आपके सामने क्लियर कट करके दिखा दिया। इसके टर्म्स क्या क्या होते हैं, कहां कहां आते हैं, किसका क्या मीनिंग है, सब कुछ आपके सामने है। चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड सब हेड पे। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर ही सेकेंड सब हेड हमारा आता है जी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो चलिए देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस हमसे क्या कहना चाहता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हाट डज रिजर्व एंड सरप्लस वांट टू टेल अस, डू यू वांट टू नो?
क्या क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर हेड्स आते हैं सोच के देखिए। सबसे पहले आता है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मैंने अभी अभी क्यों बोला, क्योंकि कैपिटल रिजर्व अभी मैंने नाम लिया था। कब नाम लिया था? जब मैंने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की बात करी थी। आपने किसी शेयर होल्डर से शेयर्स फॉरफिट करे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ अमाउंट होता है, उनमें से कुछ शेयर्स या सारे के सारे शेयर्स अगर री इशू हो जाते हैं तो आप इसी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो अमाउंट है उससे लॉस को एडजस्ट करते हैं, लॉस ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। उसको एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, उसे ट्रांसफर कहां करते हैं? उसे ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली टू द कैपिटल रिजर्व्स, व्हिच मींस रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स हैं फ्यूचर में होने वाले किसी अनसर्टेन इवेंट के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना। भाई फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, वी हैव नो आइडिया। The activity or the event that might happen in the future is uncertain. The amount involved is also uncertain. तो हमने बना लिया है अपना रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बोले तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब आपने असेट बेची, इट इज अ कैपिटल असेट। असेट होती है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइटम है, वो जब आपने सेल करा उसमें अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप चाहें तो रिजर्व बना के रख सकते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए। तो वो आता है आपके कैपिटल रिजर्व्स के अंडर। और कैपिटल रिजर्व किस सब हेड में आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाम में ही दिया हुआ है रिजर्व्स है तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट हेडिंग इज कैपिटल गेन्स। अभी मैंने आपको इसका भी एग्जांपल दिया। कैपिटल रिजर्व्स कब बने? कैपिटल प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा हटा के रखा। अगर पूरा का पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट आपको दिखाना है तो वो होता है कैपिटल गेन। यानी आपकी कोई असेट है, लैंड है, लैंड एज यू नो इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट। नॉर्मली लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी बिकॉज इट इज अ स्कार्स रिसोर्स। बहुत कम है हमारे पास जमीन, तो जमीन की कीमत लगातार बढ़ती ही है। कभी खरीदी थी 10 साल पहले, 10 साल बाद अब बेच रहे हैं आज की तारीख में, तो जब खरीदी थी तब पड़ी थी हमें 5 लाख की, बेचेंगे हो सकता है 50 लाख की वैल्यू। 45 लाख हमारा टोटल क्या है? कैपिटल गेन, बिकॉज इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग अ कैपिटल असेट। तो वो हमारे कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। सब हेड कहां हुआ? रिजर्व्स एंड सरप्लस। द थर्ड टॉपिक दैट वी हैव, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR। डिबेंचर के केस में आप जानते हैं देयर इज वन DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई डिबेंचर का पैसा वापस करना होगा। ये पक्की बात है, जब डिबेंचर इशू होता है तब से पता होता है कि इतने साल बाद आपको डिबेंचर का पैसा वापस करना है, तभी आप एक रिजर्व बना के रख लेते हैं। बिकॉज दिस जस्ट शोज दैट यू नीड टू पे सम अमाउंट। किसी को आपको पैसे वापस करने हैं, भविष्य में ये एक्टिविटी होनी है, आप जानते हैं, और उसका अमाउंट भी कितना है वो भी कुछ सर्टेनिटी तक आपको पता होता है। इसी तरीके से होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आप सबको पता है 20 साल से ज्यादा के टेन्योर के नहीं हो सकते। पहले प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल हुआ करते थे, यानी जिनका रिडेम्पशन नहीं करना है, लेकिन अब कंपनीज एक्ट ने वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बैन कर दिए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल बाद पैसा वापस करना ही होगा, और जब पैसा वापस करना होगा 20 साल बाद, आपको पता है, तो आज ही उसी की तैयारी कर ली जाती है। दैट इज नोन एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। नाम में ही दिया हुआ है कैपिटल। कौन सी कैपिटल? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दोनों हो सकती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। लेकिन रिडेम्पशन विद इन द टेन्योर, विद इन द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का होता है। इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता। इक्विटी शेयर का क्या होता है? वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको पैसा वापस किया जाता है। इक्विटी शेयर का जो रिडेम्पशन है दैट इज डन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर रिडेम्पशन करना है तो ये किससे रिलेटेड है? ये सर प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपके प्यारे से हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये आप सब जानते हैं, शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो उसका बनता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको SPR के नाम से जानते हैं। और जैसा मैंने बताया, ईयर देख सकते हैं 2015 और 2017 में बोर्ड्स में ये पूछा गया है कि SPR को आप कहां डिपिक्ट करके दिखाएंगे। आपका जवाब क्या होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड में, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर दिखाया जाता है हमारा SPR, अगेन बिकॉज इट इज अ रिजर्व। हेडिंग ही बता रही है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो जो भी रिजर्व्स हैं वो यहीं आएंगे।
इसके अलावा हमारे पास और कौन से रिजर्व्स हो सकते हैं? आ गया जिसकी मैंने बात की थी जी, यू हैव योर DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जिस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आपके पास CRR था, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए यू हैव DRR। एंड मूविंग अहेड वी हैव सिंपल जनरल रिजर्व या कोई भी और तरह के रिजर्व्स जो कि 2017 में पूछे गए हैं। जनरल रिजर्व का क्या मतलब? जनरल नॉर्मल प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए अगर हमने सेट अपार्ट करके रखा है रिटेन अर्निंग्स के रूप में, वो आ गया आपका जनरल रिजर्व में। वी हैव एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, ईसॉप। क्या होता है ईसॉप? किसी को पता है? ईसॉप बहुत अच्छा टॉपिक है। ईसॉप के बारे में एक बहुत अच्छा शॉर्ट भी बनाया हमने। ईसॉप प्राइमरली है क्या? एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू बी मोटिवेटेड। एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। जस्ट पेइंग देम सैलरीज इज नॉट इनफ। व्हाई? बिकॉज दे आर डेडिकेटिंग देयर टाइम एंड देयर एफर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के उभरते भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो अपना बहुत कुछ न्योछावर कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि कंपनी आगे बढ़ सके। सही बात है, in turn they are getting a salary, but वो salary is associated to the skills that they have because they are bringing those skills to the table। उस बदले में कंपनी उन्हें सैलरी पे करती है। इसके अलावा वो अपना समय देते हैं, अपने मेहनत देते हैं, लगन देते हैं, सब कुछ है। तो ऐसा कंपनी का थोड़ा सा दायित्व हो जाता है कि उन्हें अप्रिशिएटेड फील कराना, उनको ये बता के देना कि भाई आप जो कर रहे हैं बहुत गजब का काम कर रहे हैं। तो उसके कई तरीके होते हैं। कई बार आप प्रमोशन देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, बोनस देते हैं। उसी में एक तरीका आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनी एक तरह से ओनरशिप का ऑप्शन दे रही है। यहां पे स्टॉक इन्वेंट्री नहीं है, यहां पे ये स्टॉक रिप्रेजेंट द स्टॉक ऑफ शेयर्स। So what the company does is to very well performing employees as an option, क्या रखा जाता है कि they have an option to purchase the shares of a company at a reduced value। वैल्यू रिड्यूस कर दी जाती है। नॉर्मली 10 रुपए का शेयर है, एम्प्लॉइज को बोला जाता है आपको एक शेयर 2 रुपए का पड़ेगा, भाई आप ईसॉप ले लीजिए। बट अगेन लाइक द वर्ड सेज, इट इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे, खरीदे ही खरीदे शेयर। उसके पास दूसरा रास्ता हो सकता है। उसको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर वो चाहे तो कंपनी में स्वामी के रूप में, मास्टर के रूप में, ओनर के रूप में ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज शेयर होल्डिंग आपको ओनरशिप तो देगी, इक्विटी शेयर्स होंगे तो यू बिकम दी ओनर। ओनर का मतलब यू हैव द राइट टू मेक डिसीजंस, मेक एंड टेक डिसीजंस। जिससे फायदा क्या है? एक एम्प्लॉय को महसूस कराया जाए कि भाई अब तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय या स्टाफ नहीं हो, आप क्या हैं? आप इस कंपनी के मालिक भी हैं। तो जो फैसला लिया जाएगा उसमें अब आपका भी कुछ ना कुछ दम होगा। You will have a say as an employee who has ESOPs, who has purchased the shares of the company. You will have a right to vote. डेमोक्रेटिक राइट मिल रहा है, निश्चय लेने का अधिकार आपको मिल रहा है, which is a very big thing. That also comes under your reserves and surplus. इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? इसके अलावा हमारे पास होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इसी केस से नीचे उतर के आई है ये चीज कि ऐसे कुछ ऑप्शन हैं जो आउटस्टैंडिंग है, विच मीन्स इसके लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है एम्प्लॉय को कि 3 महीने में आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अब 3 महीने गुजर गए हैं, आपके अभी तक जवाब नहीं आए हैं, तो आप उनको डाल देते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में। यानी ऑप्शंस हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, वी हैवंट येट रिसीव्ड अ वर्ड, यस और नो नहीं पता चला। यस होते ही तो वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, वो फिर सब हेडिंग 1 में चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता है, नो होते ही कैंसिल हो गया, तो वो भी हमारी दिक्कत नहीं। बट इफ द आंसर इज नॉट अ यस और अ नो, दैट मीन्स द ऑप्शन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है। और हमारे पास आता है लास्ट में द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें दोनों आएंगे जी, क्रेडिट भी आएगा, डेबिट भी आएगा। अब क्रेडिट और डेबिट दोनों आने का मतलब क्या हुआ? चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, इस साल का प्रॉफिट है वो भी आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे, लॉस है वो भी यहीं दिखेगा, बस लॉस आप माइनस करके, लॉस को आप कैसे दिखाते हैं?
माइनस करके दिखा देंगे। तो टोटल वैल्यू जो भी आएगी उसमें से अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको माइनस करके यहां पे शो कर देंगे। प्रॉफिट विल बी एडेड, लॉस विल बी डिडक्टेड। नॉर्मल बैलेंस शीट में लॉस आप कहां दिखाते थे? डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L आप बोल के असेट साइड पे दिखा दिया करते हैं नॉर्मल बैलेंस शीट में। अब वो नहीं होगा, कंपनी की बैलेंस शीट में यहां पे माइनस करके दिखा दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आइटम कहां आता है। एंड देन यू हैव द सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड आपका DRR से ही जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड सिंकिंग फंड आर इंटरकनेक्टेड, ये दोनों आपस में रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो ये था आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। वापस जरा एक बार इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे आते हैं। अब हमारे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैव बीन डन। वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट आइटम दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारे पास 4 आइटम्स हैं। पहला आइटम क्या है? पहला आइटम है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या हुई, समझिएगा इस बात को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या मतलब है? पहली बात तो बोरोइंग्स का क्या मतलब है? सर बोरोइंग्स का मतलब हुआ कहीं से हमने पैसा उधार लिया है, सिंपल, बोरो किया है, इट्स एज सिंपल एज दैट। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब? लॉन्ग टर्म का मतलब सर ये हुआ कि जो उधार लिया है इसको वापस करना कब है? या तो 12 महीनों के बाद, या हमारा अकाउंटिंग साइकिल जो है, जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल है या प्रोडक्शन साइकिल जिसको कहें, वो 4 महीने की है, 6 महीने की है। मतलब आपका पैसा वापस पैसे में कन्वर्ट होके, द अमाउंट दैट यू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रिकन्वर्टेड इनटू कैश। जो वर्किंग कैपिटल है आपकी, आपने सामान खरीदा तो सामान खरीदने के लिए पैसा खर्च किया, ये पैसा आपने बिजनेस में लगाया, दिस इज वर्किंग कैपिटल। वो खरीदा हुआ सामान पूरे प्रोसेस से होके मार्केट में बिक के वापस कैश में कन्वर्ट होके आपके पास कितने दिन में आ रहा है, दैट इज नोन एज योर अकाउंटिंग साइकिल। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स हैं जिनका रीपेमेंट या तो मोर देन 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स होना है, या फिर जिनका रीपेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 अकाउंटिंग साइकिल होना है, वो होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें क्या क्या आपके पास एग्जांपल्स आते हैं? सबसे पहला एग्जांपल है आपका डिबेंचर्स। यू नो डिबेंचर्स, आपको बहुत अच्छे से पता है। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट सर्टिफाई द डेप्ट ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी ने कहीं से पैसा उधार लिया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट होता है आपका डिबेंचर। Debenture is kind of an instrument, it is kind of a security that a company issues acknowledging a debt it has undertaken. किसी तरह का उधार हमने लिया है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट होता है आपका डिबेंचर। इसके आगे स्टार इसीलिए लगा है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कोर्स से रिलेटेड भी है, इसीलिए आपसे पूछा भी जाएगा। मैंने नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि ये मान के चलिए ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही पूछा जा रहा है। That is why we've marked it with a star. ये स्टार यहाँ इसीलिए लगा है ये बताने के लिए कि भैया देखो डिबेंचर्स ऐसा आइटम है जो बार बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना, एकदम फोकस के साथ ध्यान रखना। डिबेंचर्स पूछा जा सकता है। कहाँ दिखाएंगे? हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड, मेजर हेड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मेजर हेड नहीं, ग्रैंड हेड। ग्रैंड हेड इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मेजर हेड वुड बी व्हाट? मेजर हेड वुड बी नॉन करेंट लायबिलिटीज। उसमें सब हेड क्या आएगा? सब हेड आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऑलराइट, चलिए सेकंड क्या है? एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स। आपने सुना होगा कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम केमिस्ट्री या जेम्स बॉन्ड फ्रॉम बॉलीवुड और रादर हॉलीवुड? नहीं, ये वो दोनों बॉन्ड नहीं, ये हैं जी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे जाते हैं बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनके बदले में पैसा लिया जा सकता है पब्लिक से। आपको पता है एसेंशियली यू गाइज नो कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, तो उसी में साथ में एक ऑप्शन आता है डिपॉजिट्स लेने की जगह आप बॉन्ड्स इशू करते हैं, विच आर अगेन सर्टिफिकेट्स कैरिंग अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं। गोल्ड बॉन्ड जैसा आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक इशू करता है गोल्ड बॉन्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बोल के आता है एक बॉन्ड जिसपे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी के पास आपका पैसा जमा रहेगा फॉर अ सर्टेन टेन्योर, बताया जाता है 3 साल या 5 साल कुछ के लिए आपका पैसा वहीं जमा करके रखा जाएगा, और जब आपको रिटर्न मिलेगा
तो वो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलता है। नॉर्मली अगर बैंक में आप इन्वेस्ट करें या बैंक में डिपॉजिट करें तो उस पर इतनी हाई रेट नहीं मिलती जितनी आपको बॉन्ड्स पे मिलती है। देन यू हैव योर लॉन्ग टर्म लोन्स, या जिन्हें टर्म लोन कहा जाता है। लॉन्ग टर्म लोन बोले तो बैंक से कोई लोन लिया है सर, कैपिटल लोन लिया आपने बैंक से, यानी कोई कैपिटल असेट खरीदने के लिए आपने लोन लिया है। ज़मीन खरीदनी है, लोन का टेन्योर क्या होता है, एक ही साल में तो चुका नहीं पाओगे, पक्की बात है। लोन की EMIs बनेंगी 24 मंथ्स, 48 मंथ्स, 60 मंथ्स, 108 months, 120 months, depending on the amount of loan and the reason for which the loan has been taken, your credit worthiness, बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। लेकिन कुल मिला के बात वही, रीपेमेंट 12 महीनों से आगे जा रहा है। पूरा पैसा वापस कब मिलेगा, 12 महीनों से ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो वो आपका आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स। एंड वी हैव, like I said, only in case of public companies we have public deposits. Only in case of public limited companies. Public limited companies can attract deposits from the public. Private companies public deposits नहीं ले सकती हैं, लेकिन public limited companies प्राइवेट मतलब जो आपकी जनरल पब्लिक है उससे पैसा डिपॉजिट के रूप में कलेक्ट कर सकती है। ये सब कुछ कहाँ आता है सर, ये सब कुछ दिखाया जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। क्यों, अगर ये डिपॉजिट्स वैसे हैं, याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में भी आएंगे ये। पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी शॉर्ट टर्म, कैन बी लॉन्ग टर्म। अगर आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, बोल रहे हैं 6 महीने बाद वापस कर देंगे विथ इंटरेस्ट, विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन डू दैट इफ यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन 12 महीने से कम है, इट बिकम्स अ शॉर्ट टर्म या करेंट लायबिलिटी। ऑलराइट, चलिए, तो नॉन करेंट लायबिलिटी का पहला आइटम हमने देख लिया। अब हम आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी के सेकंड आइटम पे, जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से समझेंगे। क्यों ऊपर ऊपर से समझेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में इवैल्यूएट नहीं होता है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कि द difference in tax liabilities due to different policies as per Companies Act and the Income Tax Act 1961। कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनीज एक्ट में दी हुए प्रोविजंस और पॉलिसीज के वजह से जो टैक्स बनता और साथ ही साथ इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है उस हिसाब से जो टैक्स बनता, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, अगर इनकम टैक्स एक्ट की लायबिलिटी ज्यादा है तो वो आपके लिए हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर कंपनीज एक्ट की लायबिलिटी वो आ रही है कि उसके हिसाब से आपने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया है, तो वो होता है आपके लिए DTA यानी डेफर्ड टैक्स असेट, इसका ऑपोजिट। इसको इस तरीके से समझिएगा, अगर आपके पास एक 10 लाख की मशीन है, अगर आपके पास 10 लाख रुपयों की मशीन है और उसमें होता क्या है भाई, उसमें होता यह है कि डेप्रिसिएशन दोनों एक्ट के हिसाब से अलग अलग लगेगा, कंपनीज एक्ट और IT एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट के ऊपर अगर आप रेट देखेंगे अलग अलग तरह की है। एक रेट आती है आई थिंक शायद 13.45 और समथिंग % की एक रेट बता रखी है, बट इनकम टैक्स एक्ट डायरेक्टली बोलता है 15% का डेप्रिसिएशन दे सकते हो। नाउ 13.45 का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपका डेप्रिसिएशन आता है 1,34,500 रुपए, यहां पे आपका डेप्रिसिएशन सीधा सीधा 1.5 लाख है, बात खत्म। सही है, 1,34,500 और 1.5 लाख रुपए। जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन कम किया जाता है। यहां पे डेप्रिसिएशन कम है एज कंपेयर टू दिस वन, विच मींस क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है साहब हमारे साथ थोड़ा सा चोट, क्योंकि यहां पे आपका जो प्रॉफिट आएगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कम होगा, यहां पे आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब आपको लगेगा यार ज्यादा प्रॉफिट है तो मैं
ज्यादा टैक्स पे कर देता हूं। आप ज्यादा टैक्स पे कर देंगे बट आपकी लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी, लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी, उस वजह से आपने किया क्या, यू पेड मोर टैक्स देन व्हाट यू शुड हैव पेड, विच मीन्स यू हैव नाउ अ टैक्स असेट इन योर हैंड्स। इसका ऑपोजिट अगर होगा तो दैट बिकम्स अ टैक्स लायबिलिटी इन योर हैंड्स। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर से समझिएगा, ये पूरा इवैल्यूएशन नहीं है आपकी जो अभी क्लास 12th का जो हमारा सेशन है उसमें इसका इवैल्यूएशन नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कहां आता है। अगर याद रखने के हिसाब से चाहिए तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में हम सब हेड बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। ठीक है जी। अगला आइटम आता है नॉन करेंट में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। व्हाट आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अलावा अदर और क्या हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट आर दी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दैट वी नॉर्मली हैव टू डील विद। सबसे पहला आइटम क्या है, द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जी हां, आप अभी जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का वन शॉट देख चुके हैं तो वहां पे आपने देखा कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में एक होती है कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, पहले से ही पता है। कहने का मतलब इश्यू कर रहे हो चाहे डिस्काउंट पे, चाहे पार पे, चाहे प्रीमियम पे, फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज रिडेम्पशन क्या हो रहा है। रिडेम्पशन कैन ऑल्सो बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। नाउ when you are issuing the shares, or sorry, when you are issuing the debentures at par, 100 का डिबेंचर 100 में इशू हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन अगर उसका 110 रुपए पे किया जा रहा है, कहने का मतलब मिलेंगे तो 100 रुपए, वापस करोगे तो 110 रुपए, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये जो 10 रुपए अभी अभी हमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं, वो क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वेयर विल यू शो दैट अमाउंट? You will show that amount in your other long-term liabilities. Why? Because that premium will be paid after a period of 12 months minimum. After a period of minimum 12 months, क्योंकि डिवेंचर तो हमारा ऐसे ही होता है, 5 साल के लिए इशू, 8 साल के लिए इशू, 10 साल के लिए इशू। इशू के टाइम पे आपको पता है कि इसका रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है। यू ऑलरेडी नो दैट ये आपका लॉस है, इसको लॉस की तरह ही हम ट्रीट भी करते हैं। एंट्री याद कीजिएगा, एंट्री आप सबको अच्छे से आती है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हम डेबिट करते हैं। इस केस में वो लॉस कैसे आ रहा है, वो लॉस आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। सेकंड, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहां भी तो वही बात हुई भाई, जैसा डिबेंचर वैसा प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज्यादा के नहीं हो सकते, रिडीम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 20 ईयर्स। आप ऐसा प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकते जिसका रिडेम्पशन 20 साल के बाद हो रहा हो। रिडेम्पशन 20 साल के अंदर अंदर करना जरूरी है, ऐसा ही प्रेफरेंस शेयर इशू होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी जब रिडीम करना है, अगर उस पर कोई प्रीमियम पेबल है, सो वी ऑलरेडी नो एट द टाइम ऑफ इशू कि इस पे प्रीमियम दिया जाना है, हमें ये कंडीशन पता है, और पता होने की वजह से उसे भी हम अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाएंगे। इट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी बट इट इज एन अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर का भी, जैसा मैंने कहा, 20 साल भी लग सकते हैं रिडीम होने में, करेक्ट। चलिए, थर्ड पार्ट इज एनी अदर पेबल विच आर ड्यू इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इनके अलावा कुछ भी और हो सकता है जिसको हमें पे करना है अगले अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इस 12 महीने के दौरान नहीं पे हो रहा। जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है वहां से अगले 12 महीने के दौरान आप पे नहीं कर रहे हो, उसके अलावा पे करोगे तो वो भी आपके यहां पर ही आगे कोई भी पेबल हो सकता है। इट कैन बी एनी पेबल। अब इसमें एनी पेबल क्या क्या आ सकते हैं, सोच के देखो सर। इसमें एनी पेबल आ सकता है इफ यू परचेज्ड अ फिक्स्ड असेट ऑन क्रेडिट। याद आया क्या? आप मान सकते हैं परचेज ऑफ कैपिटल असेट फॉर क्रेडिट। कैपिटल असेट परचेज करा है तो जो वेंडर है उसको पैसा देना है ना। आपने ईएमआई पे लिया, गाड़ी ली थी ऑफिस के लिए, ईएमआई करी 5, तो पहले ईयर इट इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्रेडिटर तो है नहीं कायदे से, ही इज अ क्रेडिटर बट ही इज अ क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड असेट और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्रेडिटर है वो,
तो उसको आप करंट असेट में तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगले ही साल में पेमेंट नहीं हो रहा है। आपने 5 EMIs 5 साल की EMIs ली हैं, 60 EMIs हैं आपकी, मंथली इंस्टॉलमेंट 60 हैं 5 साल तक के लिए। तो 5 साल तक ये बंदा आपका क्रेडिटर ही होने वाला है ना। तो विच कैटेगरी वुड ही फॉल इनटू? ही कैन नॉट बी अ ट्रेड पेएबल। ये ट्रेड नहीं है, ये नॉन ट्रेड है, और क्रेडिटर भी है लेकिन करंट क्रेडिटर नहीं है, मतलब आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते इसको। व्हाई? बिकॉज द रीपेमेंट स्केड्यूल इज एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। रीपेमेंट 1 साल से ज्यादा का टाइम लगने वाला है रीपे करने के लिए। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है जी। चलिए चलते हैं वापस पीछे। हमारी लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में 3 सब हेड्स हम देख चुके। चौथा आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो लेट अस सी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमें क्या सिखाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आ गए? जो भी प्रोविजंस हैं फॉर विच, ऑल प्रोविजंस फॉर विच related claims are expected to be settled beyond 12 months after the balance sheet date are classified as long term provisions। ऐसे provisions जिनका सेटलमेंट 12 महीनों से ज्यादा का टाइम लगने वाला है, जिनका सेटलमेंट होने में, जैसे कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स या रिटायरमेंट बेनिफिट। सीधी सीधी बात है, आपके आज जो एम्प्लॉयज हैं उनका रिटायरमेंट आज हो जरूरी नहीं है, अगले साल हो जरूरी नहीं है। 25-30 साल के एम्प्लॉयज हैं, 40 साल के एम्प्लॉयज हैं, 60 की एज में रिटायरमेंट होगा, 20 साल बचे हुए हैं, लेकिन उनके लिए प्रोविजन हमें अभी से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा ही होगा। यू नो द एम्प्लॉय विल रिटायर, तो रिटायरमेंट के लिए आज से तैयारी करते चल रहे हैं। तो दैट इज वन प्रोविजन विच इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यू हैव प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, अगेन रिलेटेड टू दिस ओनली। ग्रेच्युटी, पीएफ, ये सब कुछ आपके रिटायरमेंट बेनिफिट से ही रिलेटेड है। यू हैव, लाइक आई सेड, प्रोविजन फॉर पीएफ, अगेन एक ही आइटम है ये सारे। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेच्युटी देना होता है, आपको पीएफ का पैसा देना होता है, ये सब आपको देना है, आज ही पता है। यू नो यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स। सो यू हैव टू क्रिएट प्रोविजंस फॉर ऑल दीज काइंड्स ऑफ पेमेंट। प्रोविजन फॉर अर्न लीव, अर्न लीव बोले तो सर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, इफ दे डू नॉट अवेल देयर लीव्स, अगर वो लीव अवेल नहीं करें, ये 2 हो सकते हैं अर्न लीव, दोनों चीजें। कि आपकी छुट्टी है जिसके लिए आपने कह रखा है एम्प्लॉय को, देखो 15 दिन आपको साल में मिलेंगे, 15 दिन 18 दिन वॉट एवर द कंपनी पॉलिसी इज। तो अगर आप कहते हैं 15 डेज की लीव मिलेगी, यानी कि साल में 15 दिन आप ऐसी छुट्टियां ले सकते हैं जिसके लिए मैं एज अ कंपनी आई विल पे यू, योर सैलरी विल नॉट बी डिडक्टेड। ऑल्सो you also provide them a provision कि if you do not take those leaves, there is a possibility that I will pay you in cash for unclaimed leaves। मान लीजिए अगर वो पूरे साल में छुट्टी ही नहीं लेते, तो आप क्या कहते हो, भाई वो छुट्टियां लैप्स हो रही हैं, अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। मतलब ऐसे नहीं कि इस साल की 15 अगले साल मिला के 30 दिन तो पूरा महीना ही गायब हो जाए बंदा, वो नहीं होता। कई बार कंपनीज क्या बोलती हैं, इस साल की लीव्स लैप्स हो रही हैं, अगले साल नई लीव्स मिलेंगी। लेकिन इस साल क्योंकि एम्प्लॉय ने लीव यूटिलाइज नहीं करी है, द एम्प्लॉय हैज अ बेनिफिट, ही कैन गेट दोज लीव्स एनकैश्ड, कि छुट्टी नहीं ली थी, मुझे उन छुट्टियों के बदले का पैसा दे दीजिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो उसके लिए भी हमें प्रोविजन बनाना होगा, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल बी अवेलिंग ऑफ दिस बेनिफिट, ठीक है। एंड वी हैव अ प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एटसेट्रा। सामान बेचते हैं आप, आपका जो प्रोडक्ट है या जो गुड्स है वो इस तरीके के हैं जिनके अगेंस्ट नॉर्मली वारंटी क्लेम हो सकते हैं। यू हैव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपको पता है वारंटी क्लेम होता है, खराब हुए तो क्या होगा, वारंटी पीरियड होता है साल भर का, 5 साल का, कई बार तो 5 साल का भी वारंटी पीरियड होता है कई चीज़ों का। यू हैव वेरियस असेट्स, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिनका वारंटी पीरियड मोर देन अ ईयर होता है। आप बड़ा कोई इक्विपमेंट लेते हैं, अप्लायंस लेते हैं, तो उसका वारंटी पीरियड 1 साल नहीं होगा, उसका 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड होता है। कंपनी के लिए तो प्रोविजन बनाना जरूरी हो गया ना, क्यों? क्योंकि भाई कब बेनिफिट उठाएं इसका हमें क्या पता। हो सकता है 1 साल में कोई गड़बड़ नहीं हुई, हमने 5 साल की वारंटी दी थी कि 5 साल में कोई भी गड़बड़ होगी ठीक करेंगे, नहीं तो रिप्लेस करेंगे। दैट इज व्हाट वारंटी मीन्स। अब वारंटी दे भी दिया आपने, तो हो क्या रहा है, 1 साल में जरूरी नहीं है मशीन खराब हो, दूसरे साल तीसरे साल में कभी खराब हुई तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट, उठाना पड़ेगा ना आपको वो खर्चा। तो वो खर्चा जब आपको उठाना है तो तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है, यू विल हैव टू पे फॉर दोज। वो प्रोविजन आपको बना के रखना पड़ेगा कि यार
कभी वारंटी अगर अराइज होगी तो हमें वो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो ये उसके लिए रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं पीछे। हमने पहले दो सब हेड्स कंप्लीट, सॉरी मेजर हेड्स कंप्लीट कर लिए। शेयर होल्डर फंड हो गया और नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। अब हम आते हैं करंट लायबिलिटी पे। तो करंट लायबिलिटी आप देख सकते हैं इसी का छोटा रूप होगा, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी तो अब आएंगी आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ गए भाई, सिंपल सी बात है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी, आप जानते हैं इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जो क्या करता है कि आपके अकाउंट में पैसा कम है, कोई बात नहीं, चेक बना डालो, पैसा 10,000 है, कोई नहीं 15,000 का चेक काटो, बैंक पैसे देगा, डू नॉट वरी। आप बहुत ही एस्टीम्ड कस्टमर हैं, रेप्यूटेड कस्टमर हैं, आप रेगुलरली डीलिंग्स कर रहे हैं, बैंक को आपसे बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो बैंक ने आपको ये सुविधा दी कि आप अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ऊपर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं चेक। दैट इज व्हाई इट सेज ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग ओवर एंड अबव द बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड और सेव्ड इन योर स्टेटमेंट और इन योर अकाउंट, तो उससे ज्यादा का पेमेंट आप कर सकते हैं। बट if you look at it from the point of view of the bank, isn't it kind of a loan extended by the bank? है कि नहीं? आपके पास 10,000 ही थे, बैंक ने 15,000 तक का चेक क्लियर करवा दिया, तो 5,000 एक्स्ट्रा किसने दिए हैं? बैंक ने दिए, तो वो एक तरह का लोन ही तो हुआ, तो उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, पक्की बात है, एंड दैट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। व्हाई? क्योंकि बैंक को इसका रीपेमेंट अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर में आपसे चाहिए होगा, दैट इज सेट, जरूर आपको करना भी पड़ेगा। यू हैव लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। कई बार ऐसे लोन होते हैं जिसमें कंडीशन ये कर दी जाती है कि जब आपसे वापस मांगा जाएगा पैसा, आप वो पैसा वापस करेंगे, सिंपल सी बात है, दैट इज अ लोन पेबल ऑन डिमांड। अगेन क्योंकि ऑन डिमांड है तो मैं हमेशा इसको शॉर्ट टर्म मान के चलता हूं कि अभी पैसा लिया, 3 महीने बाद मुझे इसकी रीपेमेंट करनी पड़ सकती है, सो इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर मी। यू हैव द प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय के पीएफ हैं, उसके लिए प्रोविजन, अगर कौन से एम्प्लॉय हैं, ये कौन सा प्रोविडेंट फंड है, ये वो एम्प्लॉयज हैं दैट माइट बी रिटायरिंग विद इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगले अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही रिटायर होने वाले एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड हमें पे करना हो सकता है, उसके लिए जो प्रोविजन बनाया है, दैट इज द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एंड वी हैव शॉर्ट टर्म लोन्स। अब आप देख सकते हैं ये 2-3 टर्म्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, ये 2017 में एक साथ पूछे गए कि ये कहां पे शो होंगे, तो आपका जवाब क्या रहेगा? सर ये शो होंगे हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड में, सब हेडिंग है हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स उसके अंडर। इसके अलावा हमारे पास है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अभी पीछे हमने देखा था पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देयर वाज वन एग्जांपल दैट वी हैड स्टडीड, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट्स इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो वही डिपॉजिट्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए किए गए, हम कहते हैं पैसा दीजिए, 6 महीने बाद आपको विथ इतना इतना इंटरेस्ट हम ये पैसा वापस कर देंगे। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन आस्क फॉर deposits from the public if that deposit is repayable within an accounting period, वो आता है जी आपके short term deposits में, ठीक है? Oh, and you have other loans and advances which are payable within an accounting period। कोई भी और लोन है या एडवांस है जिसका पेमेंट अगले अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही होने वाला है, तो वो भी हमारी इसी कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि अपन ने पीछे देखा था, क्या देखा था हमने बोरोइंग्स में या अदर प्रोविजंस में, जब हमने बात करी थी अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में, एक लायबिलिटी था आपका, यानी जो आपको पे करना है, अपने वेंडर को पे करना था, तो वो अब आइटम हम आगे देखेंगे, वो आइटम आगे आएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे वो लोन्स या एडवांस हो गए जिनका पेमेंट करना है अगले ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। बड़े लोन्स थे, लेकिन अगर बड़ा लोन है, कोई 10 साल का लोन था, लेकिन अब वो 9 साल कंप्लीट हो चुका है, तो वो अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग से शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। समझ रहे हो बात? जब लिया था तब वो 10 साल के टेन्योर का था, 10 में से 9 साल कंप्लीट हो गए, अगले अकाउंटिंग पीरियड में वो लोन रीपे हो जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, अब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन भी हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं इसके आगे हमारा क्या पॉइंट आता है। इसके बाद
हम आते हैं हमारे ट्रेड पेबल्स पे। ट्रेड पेबल्स तो बताने की कोई बात मेरे हिसाब से आती ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड पेबल्स में आप सब जानते हैं क्या क्या आएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, यू विल हैव योर ट्रेड क्रेडिटर्स। नाउ व्हाट आर ट्रेड क्रेडिटर्स एंड व्हाट आर सन्ड्री क्रेडिटर्स? बताओ दोनों में फर्क क्या है? कैन एनीवन टेल मी हु आर ट्रेड क्रेडिटर्स एंड हु आर सन्ड्री क्रेडिटर्स? ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स generated in course of business। मतलब जो आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी है, उस बिजनेस एक्टिविटी को करने के दौरान जो आपके क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं वो आते हैं आपके ट्रेड क्रेडिटर्स में। बट हु आर सन्ड्री क्रेडिटर्स? सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ऑल क्रेडिटर्स। सन्ड्री का मतलब यही होता है, सन्ड्री मीन्स ऑल। तो अब इसमें ऑल क्रेडिटर्स में मतलब क्या हुआ? ऑल क्रेडिटर्स में मतलब ये हुआ आपने कहीं से स्टेशनरी परचेस करी थी ऑन क्रेडिट। ध्यान देना, बहुत गौर से सुनना। स्टेशनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट, इज स्टेशनरी अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? नो सर, हम तो ट्रेडर हैं, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं। स्टेशनरी तो काम आ रही है, उसके लिए हम खरीद के ला रहे हैं, पैसा अभी पे नहीं किया है। इट इज अ सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में सारे ही आ गए। लेकिन आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने रॉ मटेरियल अक्वायर करा, रॉ मटेरियल परचेस करा, स्टिल नॉट पेड, यू हैवंट पेड फॉर द रॉ मटेरियल। वो जो क्रेडिटर है वो आपका ट्रेड क्रेडिटर हुआ, क्योंकि इट इज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका नॉर्मल बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो अगर क्रेडिट पे लिया गया है, वो क्रेडिटर्स आपके ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। एंड यू हैव द थर्ड कैटेगरी विच इज योर बिल्स पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज। यही क्रेडिटर्स अगर आपने उनसे कोई एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो वहां से अगर आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है बिल्स पेबल, आपने एक्सेप्ट करा, बोला कि भाई मैं आपको 3 महीने बाद इस तारीख को इतने पैसे देने का प्रॉमिस करता हूं, या मैं हर हाल में ये दूंगा पैसे आपको, यू एक्सेप्टेड दैट बिल, दैट मीन्स वही क्रेडिटर जो है हमारा वो कन्वर्ट होके बन सकता है हमारा बिल्स पेबल। तो दीज आर योर ट्रेड पेबल्स। ठीक, वी मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अदर करंट लायबिलिटीज। What would come under other current liabilities? यहां बहुत अच्छे से समझना। Interest accrued but not due on borrowings and interest accrued and due on borrowings। इसका मतलब क्या हुआ? सर दो कैटेगरीज हैं। बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पक्की बात है। Now what is accrued and due and accrued but not due? समझिएगा, लोन पे इंटरेस्ट हो सकता है हाफ ईयरली देना हो। Now that half yearly can be कब कब? 30 सितंबर, 31 मार्च, अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उठाएं। मैं बोलता हूं कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी उठा लो, ऐसी क्या बात है। आपने लोन अगर 1 जनवरी को लिया है तो रीपेमेंट के हिसाब से आपका पहला इंस्टॉलमेंट अगर 6 महीने का कब ड्यू होता है? 1 जुलाई को, यानी 30 जून। तो 6 महीने कौन से हुए? कैलेंडर ईयर वाले। अब यहां पे बात क्या आई? यहां पे बात ये आती है कि हम तो अकाउंटिंग करेंगे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो 31 मार्च को जो इंटरेस्ट आपका है लोन पे, यानी जनवरी में आपने लोन लिया था, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का जो इंटरेस्ट आपका होगा 31 मार्च को, फॉर अ लोन दैट इज टेकन ऑन 1 जनवरी, 31 मार्च इज दिस इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। मतलब 31 तारीख तक जो इंटरेस्ट बन जाता है पे करने का, वो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से। कंजर्वेटिज्म यही कहता है कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आप दिखाएंगे कहां? अक्रूड बट नॉट ड्यू। व्हाई? बिकॉज अक्रू तो हुआ 31 मार्च को, आप बता रहे हैं कि इतना इंटरेस्ट बन चुका है, बट क्या पे करने की लायबिलिटी आ गई है? नहीं सर, पे तो करना था अपने को कब? 30 जून को। तो 31 मार्च को वो इंटरेस्ट आता है अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। लेकिन अगर हमने लोन ही 1 अक्टूबर को लिया था तो 6 महीने पड़े 31 मार्च को। तो 31 मार्च को 6 महीने का जो इंटरेस्ट जनरेट होता है दैट इज
अक्रूड एंड ऑल्सो ड्यू, क्योंकि 31 मार्च को वो पे हो जाना चाहिए। समझ रहे हो फर्क? वो इंटरेस्ट जो 31 मार्च तक सिर्फ जनरेट हुआ है, पे नहीं होना था, वो आता है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। और जो 31 मार्च को जनरेट भी हो गया है और पे भी हो जाना चाहिए था, वो आता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू में। इसके अलावा वी हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। ऑब्वियसली आपको पता ही है वो होती ही है आपकी करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगले अकाउंटिंग पीरियड में इस इनकम के बदले कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करनी होगी। यू विल ईदर हैव टू सेल द गुड्स, ये एडवांस में जो इनकम मिली है, या आपको कोई सर्विस प्रोविजन करना होगा इस काम को यहां से हटाने के लिए। एंड यू हैव योर अनपेड डिविडेंड्स। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है लेकिन पे नहीं करा है, कोई बात नहीं, डिविडेंड विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड पे होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। देन वी हैव योर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या है? सबसे पहले आया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जी हाँ, आपके डेटर्स शायद पैसा ना दे पाए, अगले साल में ही होगा ना, तो उसके लिए जो प्रोविजन आप बना रहे हैं खुद को बचाने के लिए, वो अगले साल के अंदर अंदर में इस्तेमाल होने वाला है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इस साल की इनकम पे अगले साल में टैक्स देना होगा, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन बनाया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डाउटफुल डेब्ट्स के बाद जो डेटर्स बच रहे हैं उनमें से कुछ डेटर्स आके आपसे मांग सकते हैं क्या, कि ए भाई थोड़ा सा और कम करना ना पेमेंट में, हम पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, हम 2% डिस्काउंट लेंगे, 1% डिस्काउंट लेंगे। उस दुविधा से खुद को बचाने के लिए बनाया हुआ प्रोविजन, क्योंकि ये सब कुछ अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाना है। एंड द प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कौन से एम्प्लॉय? हु विल रिटायर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। ऐसे एम्प्लॉयज जिनका रिटायरमेंट होने वाला है अगले 12 महीनों के अंदर। अभी जब बैलेंस शीट बन रही है वहां से 12 महीने के अंदर अंदर जो जो एम्प्लॉयज रिटायर हो सकते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए जो प्रोविजन हमारे बनेंगे, दैट विल फॉल अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और यहां पे गौर फरमाइएगा, ये 2014 में पूछा गया है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहां दिखाओगे? तो वहां पे हमारे दो सवाल आते हैं, क्या ये प्रोविजंस हैं फॉर एन एम्प्लॉय हु इज रिटायरिंग विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स और बियॉन्ड द नेक्स्ट 12 मंथ्स। विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बियॉन्ड द नेक्स्ट 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, यहां तक समझ गए सब? किसी को कोई भी परेशानी हो तो भूलिएगा मत, कमेंट्स में जरूर पूछिएगा मेरे से कि सर इसकी सब हेडिंग और हेडिंग वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो विद दैट बीइंग सेड, तो बधाई हो, हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। ठीक, अब आगे बढ़ चलते हैं, हम देखेंगे अपना अगला ग्रैंड हेड विच इज असेट्स। अब असेट्स में हमें क्या क्या देखना है? सर असेट में तो दो ही मेजर हेड्स हैं, नॉन करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स। सिंपल सी बात, नॉन करेंट बोले तो वो असेट्स जो एक बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा की ड्यूरेशन के लिए होल्ड किए जा रहे हैं। करेंट असेट्स बोले तो वो असेट्स जिनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। डेफिनेशन तो यही आती है, सिंपल सी बात है। अब इसमें देखते हैं कि सर आते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में कैटेगरी आती है, द फर्स्ट कैटेगरी इज टैंजिबल असेट्स। व्हाट आर टैंजिबल असेट्स? टैंजिबिलिटी, क्या होती है टैंजिबिलिटी? सर टैंजिबिलिटी का मतलब होता है जिन्हें छुआ जा सके। ये रहा, दिस इज टैंजिबल, दिस इज टैंजिबल, दिख रहा है, इट कैन बी टच्ड, टच किया जा रहा है तभी मैं ये काम कर सकता हूं। टैंजिबल असेट्स आर असेट्स विच कैन बी फिजिकली सीन एंड टच्ड। ठीक है, टैंजिबल असेट्स वो असेट्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। करेक्ट। अब इसमें कैटेगरी आती क्या क्या है? विच वुड बी योर टैंजिबल असेट्स? लाइक वी सेड, सबसे पहले आ गया लैंड, नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया जाता है। तो जो मार्शलिंग होती है असेट्स एंड लायबिलिटीज की वो उसी तरह तरीके से होती है। हम यहाँ पे परमानेंस के हिसाब से मार्शलिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो बिजनेस में एंड तक टिकेंगी। सबसे बड़ी लायबिलिटी कौन सी थी? आपकी शेयर कैपिटल, बिजनेस के वाइंड अप के टाइम पे रीपे किया जाएगा। वैसे ही सबसे बड़ा असेट जो बिजनेस के अंत तक रुक सकता है, दैट इज योर लैंड। देन वी हैव योर बिल्डिंग्स। लैंड से थोड़ा सा कम टेन्योर होता है, बिल्डिंग गिर सकती है, धाराशायी हो सकती है। देन वी हैव, क्या है अगला टैंजिबल असेट हमारे पास? योर प्लांट एंड इक्विपमेंट।
बिल्डिंग से भी थोड़े कम टाइम वाले। प्लांट एंड इक्विपमेंट खराब होते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर, कोई बड़ी बात नहीं है, रिपेयर इसीलिए करवाना पड़ता है। यू हैव फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उससे भी थोड़ा नीचे आपकी टेबल, कुर्सियां, लाइटिंग, पंखे, परमानेंस उतना ज्यादा नहीं है। उसके अलावा क्या है, यू हैव योर कंप्यूटर्स, ये तो आउटडेट होते रहते हैं, हमें पता ही है। यू हैव व्हीकल्स, व्हीकल्स भी वही चीज, इस्तेमाल होगा, खराब होगा, बदला जा सकता है। यू हैव योर ऑफिस इक्विपमेंट, परमानेंट ऑफिस इक्विपमेंट जैसे प्रिंटर्स, योर एसीज, दीज आर ऑल ऑफिस इक्विपमेंट्स, दे विल कम अंडर दी ऑफिस इक्विपमेंट कैटेगरी। एंड यू हैव एनी अदर, उसमें आपको नेचर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इन सब के अलावा क्या किसी और चीज को भी आप एज अ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट मान रहे हैं? हो सकता है कोई एसेट हो, लेकिन जो भी हो उसे नेचर वाइज स्पेसिफाई कर दीजिएगा। इसमें आपके लाइव स्टॉक आ सकता है, भेड़ बकरियां जो 1 साल से ज्यादा जिंदा भी रहती हैं और आपके लिए असेट भी हैं, तो वो हम इस अदर कैटेगरी में वी कैन मेंशन दोज असेट्स। आगे टैंजिबल हमने देखा फिक्स्ड असेट्स में, सेकंड कैटेगरी आती है आपकी इंटैंजिबल। नाउ इफ टैंजिबल असेट्स वर द असेट्स दैट कुड बी सीन एंड टच्ड, तो इनटैंजिबल क्या होगा, उसका ऑपोजिट, असेट्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, thus cannot be seen or touched. Examples, the first best example for an intangible asset, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस नाम को, गुडविल। सिंपल सी बात, क्या होती है गुडविल? गुडविल होती है जी रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ बिजनेस। 2014 में पूछा भी गया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2014 में पूछा है, आप 2024 में नहीं पूछ सकते। किसने कहा? किसी ने कहा, कहीं लिखा है कि 10 साल बाद नहीं पूछेंगे? हो सकता है पूछ लें। तो ध्यान रखना, गुडविल को कहां दिखाया जाएगा? नॉन करंट असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स के इंटैंजिबल असेट्स वाले सब हेड में। देन वी हैव ट्रेडमार्क्स, योर ब्रांड नेम, ये 2019 में पूछा है। इसके साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2018 में। कंप्यूटर टैंजिबल है, सॉफ्टवेयर इंटैंजिबल है। रिमेंबर, सॉफ्टवेयर का मतलब जो वो कोड होता है, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है, नॉट the USB drive और the hard disk और the floppy disk और the CD DVD, वो नहीं बात हो रही है। आजकल वैसे भी डिजिटल डाउनलोड्स का ही ज़माना है, तो जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका सोर्स कोड है, दैट इज़ अ डिजिटल थिंग, इट इज़ एन इंटैंजिबल थिंग, कैन नॉट बी सीन और टच्ड। आगे क्या आया? यू हैव योर माइनिंग राइट्स। बिजनेस है आपका, माइंस है, खदान है, वहाँ आप खुदाई करके मिनरल्स निकालते हैं, लेकिन उसके लिए राइट लेना पड़ता है सरकार से, क्योंकि वो ज़मीन जहाँ पे खुदाई करी जा रही है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। आप लीज पे लेते हैं और माइनिंग राइट खरीदते हैं कि यहाँ से मैं ये मिनरल या ये ओर एक्सट्रैक्ट करूँगा विथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। सो दैट माइनिंग राइट इज अगेन, इट इज़ अ लाइसेंस, इट इज़ एन इंटैंजिबल असेट। यू हैव कॉपीराइट्स, आपने कोई ओरिजिनल आइडिया, कोई ओरिजिनल बुक, कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाया है, इस पे आपका अधिकार है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट क्रिएटर। देन यू हैव पेटेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिमेंबर ऑल ऑफ देम हैव बीन आस्क्ड। तो आप देख सकते हैं जो नॉन करंट असेट्स में जो इंटैंजिबल असेट वाला पोर्शन है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एज यू कैन सी 2019 में आपसे ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट सब कुछ पूछा है कि कहाँ दिखाया जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना और बता भी देना कि हाँ भैया, लाइसेंसेस एंड ऑल दीज आर इंटैंजिबल असेट्स बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन, इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी। KFC की फ्रेंचाइजी ली है, मैकडी की फ्रेंचाइजी ली है, किसी भी मेजर MNC की अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइसेंस ओनली, इट इज एन इंटैंजिबल राइट एंड इट इज एन इंटैंजिबल असेट। ठीक है जी, चलिए। तो अब टैंजिबल असेट हम देख चुके, इंटैंजिबल असेट हम देख चुके हैं। अब आता है थर्ड कैटेगरी, जो आपसे पूछा नहीं जाएगा इवैल्यूएशन में, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ हम बता देते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय देम। सो फर्स्ट यू हैव योर कैपिटल, फर्स्ट यू हैव योर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ नहीं लिखना इसमें और बस ये समझ जाओ, अपने आप समझ जाओगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब हुआ। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बस दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। आप एक नया ऑफिस प्रेमाइसेस डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बहुत आलीशान बिल्डिंग है,
10 मंजिला 15 मंजिला, एग्जाम्पल जैसे कि बुर्ज खलीफा 1 साल में नहीं बनी है, बट फॉर द कंपनी जो वो बना रही है उसके लिए वो असेट है। जिस कंपनी ने वो बनाई है बिल्डिंग उनके लिए वो असेट है। एब्सोल्युटली इट इज देयर होल्डिंग, उनकी असेट है ये। तो वो जो बिल्डिंग एक एक माला करके बन रही है, एक बड़ी सारी आलीशान बिल्डिंग है, ये रही हमारी आलीशान बिल्डिंग, बहुत सारी खिड़कियां, ये खिड़कियां हैं पहले ही बता दूं, ठीक है, ये खिड़कियां हैं जी। अब इसका इतना पोर्शन 5 साल में बना है, पूरी बिल्डिंग 15 ईयर्स, 15 चलो मान लिया, 15 आप बोलोगे सर बहुत ही ज़्यादा हो गया 15, तो 15 नहीं कहते, लेट अस से इट टुक अस 8 ईयर्स टू फिनिश द एंटायर बिल्डिंग, ठीक है। पूरी बिल्डिंग बनने में हमें 8 साल लगे, इतना पोर्शन 5 साल में बना है। तो जब यहाँ पे मैं अपनी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी बिल्डिंग के बारे में बात करूँगा एज एन असेट, व्हाट वुड आई कॉल इट? दिस इज अ अंडर कंस्ट्रक्शन कैपिटल असेट। तो हम इसको कह रहे हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस है और किस नेचर का है? दिस इज अ कैपिटल असेट बीइंग डेवलप्ड। और ये ध्यान रखिए 2019 में पूछा भी है, कहाँ आएगा? तो नॉन करेंट असेट्स मेजर हेड है, सब हेड खुद का ही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें एग्जाम्पल इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कोई मशीनरी बन रही है, बड़ी सारी मशीन है, बन रही है धीरे धीरे। रॉकेट लॉन्चर, जैसे इसरो के यान जो बनते हैं, प्रोपल्शन इंजिन जो बनते हैं, उसमें काफी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना उसको बनाने में। तो हो सकता है मोर देन 1 ईयर लग रहा हो, बट दैट इज एन असेट बीइंग डेवलप्ड बाय आवर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो असेट डेवलप कर रहा है, दैट इज अ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। चलिए, इसके साथ में अब अगला क्या आता है हमारे पास? अगला आता है सर जुड़ा हुआ इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अब इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? वही बात, क्या बात? कि न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग डेवलप्ड। बेस्ट एग्जांपल है, आप कोई नई टेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं जो अभी डेवलप हुई नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन क्रिएटिंग दैट। तो इसका जो पेटेंट है अभी फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी बन के नहीं आई है, पेटेंट फाइल होगा बाद में। सही है, अच्छी बात है। अभी क्या है ये? दिस इज एन इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इज intangible, cannot be seen, cannot be touched, it is an intangible asset। एग्जाम्पल बता सकता हूं, अभी आपने बहुत देखा इस चीज को, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपने देखे हैं जो AI पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। दैट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज इंटेंजिबल, कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड। बेनिफिट है डेफिनेटली, लेकिन देखा छुआ नहीं जा सकता ना, तो दैट इज एन इंटेंजिबल असेट। लॉन्ग टर्म है, 1 साल नहीं, बहुत साल काम आने वाला है कंपनी के लिए, बट अभी पूरी तरह बना नहीं है। इट इज बीइंग डेवलप्ड, सो इट इज अंडर डेवलपमेंट। समझे बात? तो टेक्नोलॉजी बीइंग एन इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट विल फॉल अंडर इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट वाली कैटेगरी। तो नॉन करेंट असेट्स के फिक्स्ड असेट्स वाला पोर्शन हमारा खत्म हुआ। अब हम आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पे। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आया, बता सकता है कोई मेरे को? सर सबसे पहले हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे ट्रेड में काम आ रहे हैं, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months विल बी हेल्ड बाय अस। वी हैव इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, जमीन ले ली बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से, नॉट फॉर इट्स ओन यूज, इट परचेज्ड लैंड और अ बिल्डिंग और अ मशीनरी फॉर investment purposes, and you have investment in equity instruments and debt instruments। किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हैं, या किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, या किसी और कंपनी के आपने या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे हैं किसी और कंपनी के, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, लाइक आई सेड 2019 में पूछा भी गया है। तो ये सब कुछ क्या है? मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 months के लिए हमने कहीं पैसा डाला है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, SIPs बनाई हैं जिनका लॉक इन पीरियड होता है, किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है। अगेन द सेम थिंग, इन्वेस्टमेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months, तो वो आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। कोई और इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं इन सब के अलावा। आपने किसी सोल प्रोप्राइटर में इन्वेस्ट किया हो, आपने गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज़ में हमने बात करी बॉन्ड्स हैं, या जैसे आपके पोस्टल डिपार्टमेंट की कई सारी सेविंग स्कीम्स होती हैं, नेशनल किसान सेविंग स्कीम है और वो गर्ल चाइल्ड वाली सेविंग स्कीम है, इस तरह की कोई स्कीम्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो दे ऑल फॉर अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो आए आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं किन की। यू हैव योर डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट पीछे समझ लिया है, जहां हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करी थी वहीं हमने डेफर्ड टैक्स असेट भी समझा। क्या डिफरेंस है कि जब आपके इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो लायबिलिटी टैक्स की कम थी, लेकिन कंपनीज एक्ट ने ज्यादा लायबिलिटी बोली थी, आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, तो जो डिफरेंस है, जो बेनिफिट आपको हो रहा है कि भाई इनकम टैक्स बोलता था कम ही पे करना था, तो वो आपका है डेफर्ड टैक्स असेट। ठीक है। वी हैव लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ दीज आर असेट्स, यानी हमने किसी को लोन दिया हुआ है। इसमें क्या आ गया, पहला एग्जांपल है आपका कैपिटल एडवांस, व्हिच मींस एडवांस गिवन फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। अभी अपन ने एक केस पढ़ा था जहां पे हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने एक पढ़ा था अदर नॉन करेंट या अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने एक केस क्या बोला था कि आपने किसी वेंडर से मशीनरी परचेज करी है, उसे पैसे दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, 5 साल की इंस्टॉलमेंट है, 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं आपकी, तो 60 ईएमआईज में से 12 ईएमआई इस साल की हैं, 48 तो आगे आने वाली हैं, तो देवर योर अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, राइट। उसी तरीके से यहां पे उल्टा बोल रहे हैं, आपने वेंडर को पैसा एडवांस में दे दिया है, पैसा एडवांस में दे दिया, वेंडर बोल रहा है ठहरो भाई, असेट तो 2 साल बाद ही मिल पाएगी, बनानी है मुझे, आपने एडवांस दिया है, सही बात है। जैसे हमारे यहां आपने केस देखा था, वी वर टॉकिंग अबाउट द जेट्स, जो राफेल जेट्स हमारे पास आए फ्रांस से, जो डेसो उनकी कंपनी है एविएशन, डेसो एविएशन जो है, वहां से जब राफेल खरीदे गए तो राफेल के लिए जब आ रहे थे या रास्ते में उड़ के आ रहे थे तब थोड़ी पेमेंट किया गया था, द पेमेंट्स वर मेड बिफोर दैट। पहले हमने एडवांस पे कर दिया था डेसो को और उनको बोला था कि हमें ये प्रीमियम जेट्स बना के दीजिए, क्योंकि दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मेड ऑन ऑर्डर, सामने वाला बोलता है बनाने को तब आप बना के देते हैं उसको। तो डेसो एविएशन ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि ठीक है पैसा आ गया, अब हम इंडिया के लिए ये राफेल जेट्स बनाना शुरू करते हैं, एंड दोज राफेल जेट्स टुक सम टाइम टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड एंड देन डिलीवर्ड टू आवर कंट्री। तो वो जो एडवांस है वो यहां आ गया, बिकॉज जो कैपिटल असेट मिलेगी वो भविष्य में मिल रही है, 12 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा उसे हमारे पास आने में। इसके अलावा क्या हमारे पास और कोई कैटेगरी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो हमने किसी और के पास करवा रखे हैं फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। हम भी तो कंपनी है, तो कोई और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब डिपॉजिट्स डिमांड करती है तो हम भी तो उनके पास ये डिपॉजिट करवा सकते हैं कि लो रखो मेरा पैसा, 3 साल बाद देना वापस, भरपूर इंटरेस्ट के साथ वसूलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो जो हमारे लायबिलिटी में या बोरोइंग्स में हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो तो हमने लिया था पब्लिक से, बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट दिस कैन बी डन बाय एनी कंपनी। किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम डिपॉजिट करवा रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, तो वो आ गया हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे नॉन करेंट असेट्स में क्या क्या रह गया, हमारे पास सिर्फ रह गया अदर नॉन करेंट असेट्स। तो अदर नॉन करेंट असेट्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या होंगे अदर नॉन करेंट असेट्स। अदर नॉन करेंट असेट्स में आए, पहला केस है ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कोई आपका डेटर है जो कहता है कि भाई देखो पैसा मैं दूंगा तो सही, अगले 12 महीने में ना हो पाएगा, पर पूरी गारंटी दे रहा है, वो आपसे बिल भी करवा रहा है, कुछ भी मान लो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया है अगले 15 महीने में, मतलब 15 महीने बाद आपको पेमेंट भी दे दूंगा, सो दैट बिकम्स अ ट्रेड रिसीवेबल जो 12 महीने बाद आपको मिलने वाला है। इसके अलावा डू वी हैव अनदर थिंग, यस, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस जैसे शेयर इशू एक्सपेंस दैट शैल बी रिटन ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, राइट ऑफ होते हैं, आपने देखा है शेयर इशू के एक्सपेंस है, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 5 साल में लिखेंगे, 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे। आपके पास एक और एक्सपेंस होता है क्या, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कंपनी बनाने के लिए किए गए खर्चे, हम मान के चलते हैं उसका राइट ऑफ एज पर इवन द इनकम टैक्स एक्ट सेज
5 साल के अंदर राइट ऑफ करो, एक साथ मत करो। अगले 5 साल जो बिजनेस आपका चल रहा है उनके उसके शुरू के 5 सालों में उसको इक्वल बांटते चलो। इनकम टैक्स एक्ट ने ये प्रोविजन दिया है, तो कंपनीज एक्ट भी यही कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा खर्चा है तो अनअमोर्टाइज पड़ा है, मतलब 1 साल ही हुआ है अभी कंपनी बने, तो 4 बार राइट ऑफ करने का अमाउंट अभी पड़ा है ना, तो वो अगले 4 सालों में राइट ऑफ होने वाला है, अगले ही साल में नहीं कर देंगे, तो मोर देन 12 मंथ्स का टाइम लगने वाला है उन्हें राइट ऑफ करने के लिए। तो वो भी हम कहां लिख के दिखाएंगे, दे विल बी शोन अंडर दी अदर नॉन करेंट असेट्स दैट वी हैव। अब नॉन करेंट असेट्स का पोर्शन ओवर, हम आते हैं करंट असेट्स में। करंट असेट्स देखेंगे आप यहीं से जनरेट होके आ रही हैं अपनी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी तो करंट इन्वेस्टमेंट आएंगी, फिर आपका स्टॉक आएगा, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स यानी योर डेटर्स। अब डेटर्स में फिर वही बात, ट्रेड रिसीवेबल एंड सन्ड्री रिसीवेबल दोनों हो सकते हैं, यानी ट्रेड डेटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स, एंड यू विल हैव योर बिल्स रिसीवेबल। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस थे तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अदर नॉन करंट असेट्स की तरह अदर करंट असेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट हमारे क्या क्या होंगे। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट हुए जो कि विद इन अ ईयर can be converted into cash within a year, also known as marketable securities। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें अगले 1 साल के अंदर हम वापस कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं। यू हैव अगेन, जैसे लॉन्ग टर्म में था, माफ कीजिएगा, जैसे लॉन्ग टर्म में आपके पास थे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर ही। ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जिन्हें अगले 6 महीने के अंदर ही मैं सेल करने वाला हूं, या वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका रिडेम्पशन अगले अकाउंटिंग पीरियड के दौरान होने वाला है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनका रीपेमेंट, जिनसे रीइंबर्समेंट मुझे मिल जाएगा अगले 12 महीनों में। ऐसे डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जिनका रिडेम्पशन होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एंड यू हैव इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स जिनका लॉक इन पीरियड ओवर हो रहा है, जिसके बाद आप सेल कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, चलिए अब करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आता है, तो इन्वेंट्री में सबसे पहले आता है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोले तो आप एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर हैं, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरर को बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आटा चाहिए या मैदा चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए, बटर चाहिए, शुगर चाहिए, एंड सो मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स, राइट। सो ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड फॉर रीसेल पर्पस। रॉ मटेरियल क्या हो गया, required to make goods for resale। सेकेंड आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका मतलब क्या हुआ, हाफ मेड गुड्स। जैसे हमने पीछे देखा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो कैपिटल असेट पूरी नहीं बनी थी, वैसे ही गुड्स भी पूरे नहीं बने। एंड यू हैव द फिनिश गुड्स, मतलब यहां से यहां आ गया, ready for sale but not yet sold। रेडी हैं, बिकने के लिए तैयार हैं लेकिन बिके नहीं है अभी। और उसके अलावा क्या आता है, स्टॉक इन ट्रेडिंग, यानी अगर आप ट्रेडर हैं तो उसमें आपके पास होगा, परचेज करा था गुड्स, बना बनाया गुड्स खरीदा है बेचने के लिए, उसमें से कुछ अभी नहीं बिका है, बाकी पड़ा हुआ है। उसके अलावा यू हैव स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये आपसे 2017 और 18 में लगातार पूछा गया है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोले तो सर मशीन में डालने के लिए तेल है, दैट इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स। सर स्विच लाइट लगाने के लिए वायरिंग है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्पेयर पड़ा हुआ है आपके पास, वो हो गया आपका स्टोर्स एंड स्पेयर्स। एंड देन यू हैव योर लूज टूल्स, सर नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सब आपके कहाँ आ गए, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में। ध्यान रखना, असेट साइड से बहुत चीजें पूछी जाती हैं, तो असेट साइड बहुत अच्छे से समझते चलना, ठीक है। आते हैं अब हम करंट असेट्स की थर्ड कैटेगरी, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। इस बारे में कुछ बताने का मुझे लग नहीं रहा है, कुछ होना चाहिए। वी हैव योर सन्ड्री डेटर्स, वी हैव योर बिल्स रिसीवेबल, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मतलब आपके सन्ड्री डेटर्स होंगे, आपके बीआर होंगे, और इसमें तो कुछ बताना है नहीं, ये तो पढ़ते आ रहे हो, बचपन से ही पढ़ रहे हो, ये मान लो 11 जब से शुरू करी तब से ये टर्म सुनते आ रहे हैं सर। सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और बिल्स रिसीवेबल, ये सब आपको पता है। वी हैव
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें क्या क्या आ जाना चाहिए, बता सकता है कोई? सर हमारे पास आना चाहिए कैश बैलेंस, बिल्कुल सही, जो रोकड़ा हाथ में है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो पैसा बैंक में जमा है वो भी आएगा। अदर देन दैट डू वी हैव समथिंग? यस सर, जो चेक्स या ड्राफ्ट्स ऑन हैंड हैं, और ये ध्यान रखना ये पूछा गया है 2018 में, ये सवाल पूछा गया था कि चेक्स या ड्राफ्ट्स इन हैंड जो है, ऑन हैंड जो है, ये कहां दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा। तो जो चेक या जो ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट मेरे हाथ में है, डिमांड ड्राफ्ट जो होते हैं, ये जैसे ही डिपॉजिट करवा दोगे जाके, दे गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे ही बैंक में जाके डिपॉजिट कराएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा ना कैश में। सो दे आर कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा, कैश नहीं लेकिन कैश के जैसा। वी हैव शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस समझ लिया था तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी समझ लेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने केस देखा था एडवांसेस फॉर कैपिटल असेट परचेज, यहां पे है एडवांस फॉर इन्वेंट्री परचेज या एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, या फिर इसके अलावा क्रेडिट लिमिट यूज्ड बाय द कस्टमर। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में क्या है, जैसे अपन ने बात करी थी ओवरड्राफ्ट, समझा था? मेरे लिए ओवरड्राफ्ट है, बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए ये रहा क्रेडिट लिमिट यूज्ड बाय द कस्टमर। बैंक के लिए यही कैटेगरी आएगी वो, क्योंकि बैंक को पता है अगले 12 महीने के अंदर अंदर इसकी वसूली करूंगा मैं, सिंपल सी बात। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल है बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड वी हैव बुकिंग अमाउंट। गाड़ी खरीदनी है 4 महीने के अंदर, अभी से बुकिंग करवा लेते हैं ना अपन। जैसे अभी धनतेरस आने वाली है, धनतेरस से बहुत बिक्री होगी गाड़ियों की, पैसा पहले दे दिया है, लेकिन विद इन द पीरियड ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपने पैसा दिया था, अक्टूबर, नवंबर के अंदर आपको गाड़ी उठानी है, तो वो जो बुकिंग अमाउंट आपने दिया है दैट कम्स अंडर short term loans and advance. It is an advance, it is for a short period of time, it falls under short term loans and advance. Last आती है हमारी कैटेगरी अदर करंट असेट्स। अब अदर करंट असेट्स में क्या क्या आ गए सर? अब इसके अलावा बचता क्या है सर? अभी भी बच रहा है कुछ कुछ हमारे प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो भी हुए नहीं है लेकिन हमने पे कर दिए, दे आर अदर करंट असेट्स। व्हाट डू वी हैव? डिविडेंड रिसीवेबल। अपने लिए डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेएबल जो था वो अपने अदर करंट लायबिलिटीज में आ रहा था, याद है? तो आपके लिए पेएबल अगर अदर करंट लायबिलिटीज है तो आपके लिए जो मिलने वाला है डिविडेंड वो आपका अदर करंट असेट्स में आ गया। वी हैव इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब पीछे ध्यान दिया था, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू, एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। तो जो इंटरेस्ट अक्रू हो गया है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, हम तो यही मानेंगे हमें मिल जाना चाहिए था। जो टैक्स हमने एडवांस में पे कर दिया, टैक्स की लायबिलिटी नहीं थी, अभी अराइज भी नहीं हुई थी, हमने पहले ही टैक्स जमा करा दिया, या आपकी अनअर्न्ड इनकम है, मतलब मेहनत कर दी गई है, इनकम अभी आपको मिली नहीं है, दे ऑल कम अंडर योर अदर करंट असेट्स, एज वेल एज अनअमोर्टाइज एक्सपेंस जो रिटर्न ऑफ होने हैं अगले 12 महीनों के अंदर। याद रखिए मैंने बताया, हमने देखा क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो 5 साल के अंदर राइट ऑफ करने हैं। पहले साल इट इज अ अदर नॉन करेंट असेट, दूसरे साल इट इज स्टिल अदर नॉन करेंट असेट क्योंकि 3 साल बाकी हैं, तीसरे साल स्टिल अदर नॉन करेंट असेट्स 2 साल बाकी हैं, चौथे साल के एंड में क्या हो गया, इट बिकम्स अ अदर करेंट असेट क्योंकि अब ये अगले 12 महीने के अंदर अंदर में अमोर्टाइज हो जाएगा। तो ऐसे खर्चे जिनका अमोर्टाइजेशन विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स होने वाला है वो आते हैं हमारे यहां। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ देख लिया है हमने पूरी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए। नाउ सिंस द बैलेंस शीट इज ओवर वी मूव अहेड विथ, हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस देखना था, कौन कौन सा आइटम किस किस हेड के अंडर आता है ये पता करना था। अब हमने बैलेंस शीट पूरी कवर कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं विथ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
चलिए, तो फिर अब देखते हैं हम क्या, अब हम देखेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, पार्ट 2 में क्या आ गया, पार्ट 2 में आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जरा एक बार तो फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट क्या क्या कहता है सर, हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वी हैव अदर इनकम, ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो जो भी इनकम आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन से हो रही है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गई। अदर इनकम, अभी पीछे एग्जांपल कई सारे देखे ना, इंटरेस्ट कहाँ से, इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कुछ भी वो इन्वेस्टमेंट है, वो मिल गया है, उस पर इंटरेस्ट मिल गया है, तो वो आपका अदर इनकम में है। क्यों? क्योंकि वो आपका ऑपरेशन नहीं है, दैट इज नॉट योर प्राइमरी बिजनेस। तो टोटल रेवेन्यू क्या आई, 1 and 2, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम जोड़ दें तो हमारी टोटल रेवेन्यू आती है। उसमें से क्या क्या जाएगा जी, जाएगा सर एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या क्या एक्सपेंस आए सर, एक्सपेंस में हमारा आता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड योर अदर एक्सपेंस। तो इनकम में से टोटल एक्सपेंस हटा दोगे, क्या बचता है, सिंपल बात, प्रॉफिट डायरेक्ट। अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वाला इन्होंने झंझट रखा ही नहीं, सीधे बोला टोटल प्रॉफिट कितना आया, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा दो, यानी 3 - 4, उसमें से टैक्स भी लेस कर दें, जो भी रेट आती है, तो आपका बच जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज योर नेट प्रॉफिट दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके भी एक एक आइटम को बड़े अच्छे से समझने। तो सबसे पहले आता है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपल सी बात, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आफ्टर रिटर्न, बोले तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं नेट, सही है, रिटर्न सब एडजस्ट करके जो सेल हुई है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, वो आ गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट इनकम आ गई सर। बोला अभी मैंने एग्जांपल ही आपको ये दिया था, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला है, या फिर डिविडेंड, शेयर्स पे आपको मिलता है डिविडेंड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज पे मिलता है इंटरेस्ट, दोनों आपकी अदर इनकम में आती हैं। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, ये आपकी प्राइमरी बिजनेस नहीं है, तो वो आपकी अदर इनकम में आ गई। इसके अलावा कोई अगर लॉस है उसको लेस कर दीजिएगा, प्रॉफिट ऐड लॉस लेस करके आ जाएगा। इफ इट इज अ नेट लॉस, द सेम विल बी क्लासिफाइड अंडर अदर एक्सपेंसेस, ये हम अदर एक्सपेंसेस में ले जाएंगे अगर नेट लॉस आ रहा है। इसका रिजल्ट अगर नेट में लॉस है तो हम अदर एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं इसको। इसके अलावा इनकम जैसे कि रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड मिसलेनियस इनकम, ये सब कुछ आपकी अदर इनकम में आ गई। तो अब इनकम के दो पार्ट हुए, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी जो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है उससे होने वाली नेट रेवेन्यू, सेल्स है तो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है तो उस सर्विसेज में भी अगर कुछ रिटर्न आया है, किसी ने बोला कि यार ये सर्विस डिससैटिस्फैक्ट्री थी, आई नीड अ रिफंड, तो वो रिफंड हम उसमें से लेस कर देंगे। और अदर इनकम्स में हमारे पास ये 4 पॉइंट्स, योर इंटरेस्ट इनकम, योर डिविडेंड इनकम, योर इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो नेट आएगा, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में, और साथ में अदर इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आ गया, या उसके अलावा कोई और इनकम आ रही है, दे विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ अदर इनकम। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू योर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। फाइन, बोल दिया ना मैंने, यहां भी तो ये लिखा नॉट प्राइमरी बिजनेस, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं हम, सबसे पहले अब जो हमारे एक्सपेंस के आइटम हैं उनकी बात करें। इनकम्स हमने देख ली, दीज आर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आपके पास सबसे पहले क्या आया, एक्सपेंसेस में आपके पास सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इसका फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला गौर से देखिएगा, फॉर्मूले में अगर कुछ चीजें और ऐड कर देते तो ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स सोल्ड की बात थी, यहां पे हम बोल रहे हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल की जो परचेस कॉस्ट है माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक अगर आप दिखाएंगे तो आपका निकल के आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड। क्योंकि यहां पे हम सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हैं, गुड्स में मटेरियल प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट और आ जाती है। यहां हम सिर्फ मटेरियल का खर्चा, हमने कितने रुपए का मटेरियल यूज ले लिया, खर्चा हो गया, मतलब मटेरियल कंज्यूम हो गया, इस्तेमाल में ले लिया गया, कितने कॉस्ट का, वो हमने बता दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऑलराइट, अच्छा अगला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। खरीदा था लेकिन उस पर अब और कोई फर्दर प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी, सीधे बेचना ही है, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड में आया। यू हैव चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब हुआ? चेंज इन इन्वेंट्री सिंपल है भाई, रॉ मटेरियल तो ये रहा, रॉ मटेरियल ऊपर डाल दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, अब बाकी क्या बचता है? योर वर्क इन प्रोग्रेस, योर फिनिश गुड्स का स्टॉक एंड योर ट्रेडिंग, जो स्टॉक इन ट्रेड है आपका, तो उनका ओपनिंग बैलेंस माइनस द क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज योर चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, एंड वी हैव एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 1000 नाम यूज में ले सकते हो, वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट, पीएफ का कंट्रीब्यूशन, कमीशन, ग्रेचुटी, अदर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जैसे कि कैंटीन, मेडिकल, ईसॉप, ईएसपीपी एटसेट्रा। ऐसे कई सारे और बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉय के लिए हम एज अ कंपनी एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉय का फायदा हो। इसके अलावा और क्या है हमारे पास खर्चे? वी हैव द फाइनेंस कॉस्ट। भाई साहब फाइनेंस कॉस्ट तो बड़ा तगड़ा मामला हुआ। फाइनेंस कॉस्ट बोले तो क्या आया सर? फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो हमने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जिन भी रिसोर्सेस को टैप किया है उन पे होने वाला खर्चा, विच मीन्स आपने कैपिटल रेस करी है, शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस, क्या देते हैं? डिविडेंड। आपने लोन्स रेस करे हैं डिबेंचर्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, क्या पे करते हैं उस पे? व्हाट इज द कॉस्ट फॉर रेजिंग लोन्स? द कॉस्ट इज इंटरेस्ट दैट रिक्वायर्स टू बी पेड। वो सब यहां आ गया। देखिए, फाइनेंस कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा, इन पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट, जैसे इनको इशू करने का एक्सपेंडिचर है, डिबेंचर को राइट ऑफ करने का, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा। तो ये सब कुछ आपके फाइनेंस कॉस्ट में आए। बेसिकली जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं आपके, उन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस रेज करने के दौरान और रेज करने के बाद उन सोर्सेज से एसोसिएटेड खर्चे फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। यू हैव डेप्रिसिएशन। सिंपल, समझाने की जरूरत है? टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी इज डेप्रिसिएशन, एज वेल एज amortization in case of intangible assets being written off. intangible assets पे जो आपका खर्चा लगता है, कंपनीज एक्ट एज वेल एज द इनकम टैक्स एक्ट आपको एक सुविधा देता है कि उस खर्चे को कुछ सालों तक आप राइट ऑफ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आने वाले कई सालों तक। जैसे आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, आप मानते हैं ये टेक्नोलॉजी 10 साल तक काम करेगी, तो उसके लिए पेटेंट का जो खर्चा है, बहुत बड़ा जो खर्चा आपने किया है, इस खर्चे को अगले 10 सालों में आप बांट सकते हो। तो हर साल जो वो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आ रही है वो भी हमारे डेप्रिसिएशन के आइटम में इंक्लूड होकर लेस हो सकती है। एंड यू हैव अदर एक्सपेंसेस जो ऊपर कहीं नहीं, वो यहां आ गए। क्या क्या एग्जांपल है देखो, कैरियज, फ्यूल, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेप्ट, प्रोविजंस, रिपेयर्स, ट्रेड एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, 1000 तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ऑडिट का है, कन्वेंस है, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो ये सब कुछ हमारे अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आए। तो ध्यान रखिएगा, खर्चों का क्लासिफिकेशन हो रहा है, कौन सा खर्चा कहां आ रहा है, ये क्लासिफिकेशंस हमने अभी अभी देखे आपके सामने। तो आज के सेशन में अपन ने बहुत अच्छे से क्या क्या देख लिया? अपन ने बहुत अच्छे से ये देखा
कि एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने ये समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या। हमने ये समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे, आपकी बैलेंस शीट आती है, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं और साथ में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से एक चैप्टर है अपना, इसीलिए टेंशन नहीं। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा एनालिसिस आज हमने किया। हमने देखा एक एक आइटम इन द बैलेंस शीट क्या क्या आइटम्स होते हैं, कौन सा आइटम कौन से सब हेड के अंदर आएगा, कौन सा सब हेड कौन से मेजर हेड के अंदर है और मेजर हेड कौन से ग्रैंड हेड के अंदर है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम्स हैं उसमें कौन कौन से आइटम के अंदर कौन कौन से सब आइटम्स आते हैं। उसके लिए हमने क्लासिफिकेशंस देखी कि आपकी इनकम्स दो तरह की हो गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है एंड योर अदर इनकम्स जो नॉन बिजनेस इनकम्स हैं। हम आए अपने एक्सपेंसेस के हेड में। एक्सपेंसेस में हमने कई सारे एक्सपेंसेस देखे, स्टार्टिंग विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन वी सॉ द स्टॉक इन ट्रेड, देन वी हैड द चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का हमने डिफरेंस पढ़ा कि क्या क्या देखा जाएगा उसके अंदर। उसके आगे हमारे खर्चे आए रिलेटेड टू योर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद हमने देखा कि आपका एक खर्चा है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन के साथ में हमने समझा कि उसके बाद खर्चे हैं अदर एक्सपेंसेस आपके, जो कहीं नहीं आए वो सारे अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंडर हमारे आ सकते हैं। तो आज के सेशन में बहुत अच्छे से वन शॉट में हमने समझ लिया कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के एक एक आइटम का कहाँ रिप्रेजेंटेशन, कहाँ डिपिक्शन होता है। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट हम लेके आएंगे बहुत जल्द, द वन शॉट पार्ट नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा क्या, सोच के देखो कुछ रह रहा है ना अभी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड द कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड द कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी क्योंकि सेशन हमारा ओवर हुआ है, छोटी सी इंफॉर्मेशन देना बाकी रह रहा है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर वेरी ओन इजीली ऐप। एज यू गाइज नो, आर ऐप इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप अवेलेबल है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप को करना है डाउनलोड और फिर वहां पे डाउनलोड करके जब ऐप ओपन करेंगे, नए यूजर्स अपना मोबाइल नंबर डायल कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, डायल मत कीजिएगा, टाइप कीजिएगा और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आती है हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन। घबराना नहीं, ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। बस एक चीज़ है लोकेशन। लोकेशन अपने डिवाइस का हमेशा ऑन रखिएगा, क्योंकि जो 6 डिजिट का OTP आएगा वो लोकेशन के बेसिस पे आएगा। लोकेशन ऑटो डिटेक्ट हो जाएगी, नहीं डिटेक्ट होती है तो घबराना नहीं, टाइप कर सकते हो। 6 डिजिट का OTP आते ही वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे, यू मूव अहेड टू आर कोर्स सिलेक्शन स्क्रीन। कोर्स सिलेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है क्लास 11th एंड 12th, बिकॉज बीइंग 12th क्लास स्टूडेंट्स आप यही तो सेलेक्ट करेंगे। कोर्सेज बहुत सारे हैं, आप फिलहाल सेलेक्ट कीजिएगा क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि सर हम कॉमर्स के शिखर 2.0 के बच्चे हैं, क्लास 12th के हमारे बच्चे शिखर 2.0 बैच से रिलेटेड हैं। अगली स्क्रीन पे यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे 12th क्लास, राइट। 12th क्लास सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे हमें कि हम हैं कक्षा 12वीं के होनहार छात्र छात्राएं। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगी आपकी यूजर वेलकम स्क्रीन, यूजर वेलकम स्क्रीन या यूजर प्रोफाइल स्क्रीन कह लीजिए। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, कोर सब्जेक्ट्स बीइंग अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। चारों सब्जेक्ट इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव एन ऑप्शन टू सेलेक्ट द एंटायर कॉमर्स ट्रैक। माई सजेशन वुड बी फॉर यू टू सेलेक्ट द एंटायर कॉमर्स ट्रैक। घबराइए मत, अगर 8,999 की वैल्यू देख के डर लग रहा है तो एक बेनिफिट आपके लिए है। कार्ट अप्लाई करते ही वहां पे एक कूपन कोड मेंशन करने का ऑप्शन आता है। आपको कूपन मेंशन करना है फ्रीजिली, FREEAZILY, और ये कूपन कोड मेंशन करते ही जैसे उसके 3 E's वैसे यहाँ पे 3 9s गायब हो जाते हैं। बट घबराइए मत, सिर्फ 3 9 नहीं, उसके आगे का 8 भी गायब हो जाता है। यानी ये पूरा कोर्स अवेलेबल टू यू एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, दैट इज फ्री। सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से ये है हमारा इजीली गिफ्ट, इजीली सरप्राइज, इजीली बेनिफिट। ठीक है जी, चलिए। तो ऐप पे भी देख सकते हैं आप हमारे वीडियोस हाई क्वालिटी में, साथ ही साथ ऐप पे बहुत सारा और कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि नोट्स रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक्स। आवर हैंड रिटन नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। वी हैव आवर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बीइंग अपलोडेड, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपकी एग्जाम की और प्रीमियम तैयारी के लिए। ठीक है जी, प्रीमियम तैयारी एब्सोल्युटली फ्री, ये ध्यान रखना।
साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं YouTube पे हमारे अभी रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं। और शिखर 2.0 बैच फॉर आवर क्लास 12th गोइंग डेली एट 7 PM लाइव एंड आर उदय 2.0 बैच फॉर आवर क्लास 11th गोइंग डेली लाइव एट 8 PM। टाइम टेबल आपके सामने है, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, अपनी स्टडी टेबल पे कहीं एक अच्छी जगह सजा के रख लीजिए जहां पे रोज नजर पड़े कि हाँ भैया 7 बजे अगर 12th के छात्र छात्राएं हैं और 8 बजे अगर 11th के मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो पता रहे कि आज कौन सी क्लास है, 8 बजे कौन सी फैकल्टी आपके सामने आने वाली है। चलिए, विथ दैट बीइंग सेड, अभी के लिए इस सेशन को रोकते हैं हम यहीं पे, ठीक है। तो वन शॉट में आज हमने देख लिया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 1। बहुत जल्द लेके आऊंगा आप लोगों के लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद इजीली। अभी के लिए करना क्या है, सबसे पहले मुझे आपका शुक्रिया फॉर बीइंग सच वंडरफुल स्टूडेंट्स एंड सच वंडरफुल मेंबर्स ऑफ आवर वेरी वेरी वंडरफुल इजीली फैमिली। आप ही की वजह से हम वंडरफुल। उसके साथ में मुझे बस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, वो क्या है कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और सब कुछ करिएगा अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ, ठीक है जी। तो मुस्कान की चमकार कहीं और नहीं, मुस्कान की चमकान सिर्फ इसी चैनल पे, ठीक है। इंतजार रहेगा आप लोगों की मुस्कान का मुझे। साथ में अगर ऐप डाउनलोड करने में कोई सहायता चाहिए तो QR कोड स्कैन कर लो, मिल जाएगी सारी डिटेल। हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं। वी ऑल्सो हैव आवर चैनल ऑन व्हाट्सएप। द चैनल्स नेम ऑन व्हाट्सएप इज इजीली लर्न विद अ स्माइल। तो चैनल पे कनेक्ट कीजिए और वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स जो पोस्ट किए जा रहे हैं उनका आनंद लीजिए। अभी के लिए इस सेशन को यहीं रोकता हूं, मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अपने अगले वन शॉट के साथ। तब तक के लिए करना क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। बहुत ज़रूरी है सेहत का ध्यान रखना। इसी के साथ अभी का सेशन यहीं रोकते हुए, दिस इज़ मी योर अकाउंटेंसी मेंटोर, सबसे पहले आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करते हुए और साथ में कहते हुए मिलूंगा बहुत जल्द। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।